तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। अभी हम जान करके भगा दिए हुए। आपकी आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से अभी हाल में हम दिल्ली जा रहे थे तो एरोप्लेन पर दोनों में मुलाकात हुई। आप दोनों लोग तो बातचीत होती है कुछ आपकी? बातचीत तो हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने। तो फिर प्लेन में जब आपने कहा कि आप ही ने कहा था जाओ तो हम चले गए, तो क्या बोले नीतीश जी? कहा कि हम तो प्यार से कहा था, हम कि प्यार ऐसा होता है, एक बार कहा है आपने। नरेश भाई छोड़िए इस बात को, जहाँ रहिए वो ठीक रहिए, हम बस आपका स्वास्थ्य ठीक रहे ये भी हम चाहते हैं। नीतीश जी का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है क्या? कि थोड़ा सा ज़्यादा तनाव में इसमें हैं वो, और तनाव के चलते ही कुछ बहुत तरह की कहानियाँ सुनते हैं उनके बारे में, जो कि हम विधानसभा में देखा। विधानसभा में महिला के बारे में, महिला का पाठ पढ़ा रहे थे, सोशियोलॉजी पढ़ा रहे थे, पढ़ाना चाहिए। महिलाओं विधानसभा में हमसे जो बात उन्होंने की वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे। कोई नॉर्मल माइंड के आदमी ऐसा बोल सकता है? मैं उसी दौर का आपका एक बयान देख रहा था, तो उसमें आपने ये भी कहा कि कोई इनको विषैला भोजन करवा रहा है। अब इसको रिपीट करने की क्या जरूरत है, कहा तो दिया है। ये तो बहुत गंभीर इल्जाम है प्रदेश के सिटिंग मुख्यमंत्री के इर्द के लोगों पर। ये रे, हम ही नहीं करते, बहुत लोग कहा इसी। तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द वो कौन से लोग हैं जो अपना रसूख बढ़ा रहे हैं? अब इतना हम लोगों को स्पष्ट कराइएगा तो क्या कहते हैं, मैंने एकदम हम लोगों को। आपको लगता है फिर से एनडीए में जा सकते हैं? लालू जी के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा? मंत्री भी थे, मंत्री के समय में भी हमको जानते थे, हमसे काम भी लिया था। सस्पेंड हो गया था EIF पैरवी में लालू यादव। हाँ, जीतन मांझी चोर है जा रहे हैं विधानसभा में कहने, तो हम कहा कि तब हाथ जोड़ते हैं, आप चले जाइए विधानसभा में कहिएगा। तो इतना कहते करेंगे जितना तुम बुरा मान ले ला हम कल पकड़ के उठ के बैठी करते हैं। समर्थक ये पूछ रहे हैं कि वो क्या अब ये मान के चलें, जो हम पार्टी के समर्थक हैं, कि मांझी जी अब एनडीए के साथ ही रहेंगे या वापस से महागठबंधन में या इंडिया ब्लॉक में जा सकते हैं? सवाल है कि हम पलटू राम नहीं हैं। वही 3 सीट मांग रहे हैं अभी एनडीए में? ये सब नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी हूँ। ये लल्लन टॉप की पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ की सीरीज़ है जिसका नाम है जमघट, जिसमें सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से पूछे जाते हैं सवाल। जमघट के इस एपिसोड में हमारे जो मेहमान हैं उनकी बतौर विधायक, बतौर मंत्री पारी जब शुरू हुई तब हम और आप में से कई दर्शक पैदा भी नहीं हुए थे, और उनका जब जन्म हुआ तब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। 1944 की पैदाइश, 1980 से बतौर विधायक और मंत्री, एक लंबा संसदीय अनुभव। हमारे आज के मेहमान हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने शपथ ली थी 20 मई 2014 के दिन और पद छोड़ा था 20 फरवरी 2015 को। ठीक 9 महीने का कार्यकाल रहा और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जिसको संक्षिप्त में हम कहा जाता है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और फिलहाल वो उसके संरक्षक हैं और उनके बेटे इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। आज हम बात करेंगे जीतन राम मांझी जी से। मांझी जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नया साल मुबारक हो आपको भी, और आपका स्वास्थ्य खूब ठीक रहे। धन्यवाद। इतने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ आपने काम किया और आप खुद भी मुख्यमंत्री रहे। मैं सबसे पहले उनके साथ के आपके तजुर्बे जानना चाहता हूँ। जब आप पहली मर्तबा विधायक बने तब चंद्रशेखर सिंह थे मुख्यमंत्री या बिंदेश्वरी बाबू थे? 1980 में। 1980 में जगन्नाथ मिश्रा थे। पहले जगन्नाथ बाबू थे जी। क्या था, पहली बार टिकट कैसे मिला? देखिए, हम जिस परिवार और जिस परिवेश में पैदा हुए हैं वहाँ से राजनीति नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है जी। अगर राजनीति में आने की बात करते थे तो लोग समझते थे कि ये पागल हो गया है। बताइए, एक मजदूर का बेटा जिसको खाने पीने के लाले है, राजनीति कैसे करेगा? लेकिन हमने मन में ठाना था, एक इंस्टांस है जिसकी चर्चा करने में समय लगेगा, लेकिन वहीं से हमको प्रेरणा मिली। आप बता दीजिए सर, मैं सुनने ही आया हूँ आपको।
वो इंस्टेंस था कि जब हम एक गोरखिया के रूप में काम कर रहे थे। गोरखिया मतलब कि जानवर को खिलाने पिलाने वाला बच्चा, नाबालिग बच्चा, उसको गोरखिया कहा करता है। परिवार में जिनके घर में बच्चे होते हैं 2-4, या फिर लाचारी बस कि जहाँ बंधुआ मजदूर हैं तो लाचारी में उनको अपने बेटा को देना पड़ता है, मजदूर के बेटा को मजदूर के रूप में वो क्या करते हैं उसको भी कहा गोरखिया के रूप में लगाना पड़ता है। तो गोरखिया के रूप में हम काम करते रहे, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं था और हमें खाने के लिए मिलता था तो खाना का जगह होता था जो गौशाला है, गौशाला का जो पिलर होता है, पिलर के नज़दीक बैठ करके हम खाते थे। उधर जानवर सब बैठता था, खाता था। तो उसी में एक बैल को हमने देखा कि बड़ा बढ़िया से पागुर कर रहा है, हम खा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में बात आई कि देखिए ये कितना कठिन मेहनत किया है कल और आज भी करके आया है 4 बजे, 5 बजे के लगभग समय था, सेकंड टाइम का खाना था और आराम कर रहा है। लेकिन ये मर जाएगा तो इसको कोई जानेगा क्या? ये देश के लिए, समाज के लिए इसके मालिक हैं, उनके लिए तो करके ही जाएगा, लेकिन इसके प्रति तो कोई किसी का कुछ रहेगा नहीं, चल जाएगा। इनके चमड़ा वगैरह सब लोग हैं, लोग ले जाएंगे। तो लेकिन हम मनुष्य में जन्म लिए हैं, लोग कहता है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुनते थे। उतना तो उस समय पहुंच नहीं थी, लेकिन कहा करते थे कुछ लोग कि मनुष्य जोनी बहुत प्रबुद्ध जोनी है, 84 लाख जोनियों के पार करने के बाद मनुष्य जोनी में आता है, ऐसा सुनते थे जी बचपन में ही। तो हमको भी लगा कि तो फिर आखिर हम भी इस तरह से इनके यहाँ कमाएंगे, जानवर को खिलाएंगे और खा पी कर फिर जवान हो गए तो इनका हल जोतेंगे, फिर उसके बाद अपना शादी विवाह जो भी होगा करने के बाद मर जाएंगे। लेकिन कौन जानेगा हमको फिर कितना जन्म के बाद हम मनुष्य में जन्म लेंगे या नहीं लेंगे, कौन कर सकता है। इसलिए हमको कुछ करना चाहिए, इस सोच में हम थे, रहते थे। और बीतता गया समय, बीतते बीतते समय वो जहाँ हम काम करते थे उनका नाम कामेश्वर सिंह थे जी। कामेश्वर सिंह, राजेश्वर सिंह, बिंदेश्वर सिंह, कमला सिंह, 4 भाई थे वो लोग। एक भाई मर गए थे, 3 भाई थे। तो कामेश्वर सिंह सबसे बड़े थे, वो सरपंच होते थे, रेवन्यू सरपंच होते थे। तो वहाँ हम आगे बढ़े तो उनके यहाँ कुछ आदमी आते थे, जब चुनाव उनाव होता था जी। तो कुछ लोग आते थे। तो उस समय लोग पूछते थे कि ये आदमी कौन है हमारे बारे में। तो लोग बड़ा गौर से कहते थे कि हाँ हमारा मजदूर रामजीत है, उसका ये बेटा है, से इसको भी पढ़ाना चाहते हैं, इसको भी हम लोग स्लेट पेंसिल ले दिया है, ये भी पढ़ता है। वाकई है कि हम पढ़ते नहीं थे। कितनी उम्र थी तब आपकी? उस समय उम्र हमारी 8 या 9 वर्ष की हो गई। अच्छा। हाँ, तो पढ़ते नहीं थे, लेकिन ऐसा हुआ था कि हमारे पिताजी इस पॉइंट पर आमादा हो गए थे कि हम अपना बेटा को पढ़ाएंगे। इसमें भी एक कहानी है। क्या कहानी सर? वो कहानी है कि हमारे पिताजी, हमारा जो कम्प्लेक्स है उससे डिफर कम्प्लेक्स है, जैसे आपका कम्प्लेक्स है उसी तरह से उनका कम्प्लेक्स था। और वो नेटुआ का नाच करते थे। अच्छा। नेटुआ जी जी। हाँ, फोक डांस। हाँ जी। और उसमें एक पार्टी हुआ करती थी, सरंगी वाले, तबला वाले, हारमोनिया वाले, और उसी में वो दशहरा वगैरह में जाया करते थे सट्टा में। तो एक कलनौर गांव है आपको मखदूमपुर में, जहां हम ठहर रहे, उसी कलनौर गांव में उनका लगभग हर दशहरे में उनका सट्टा वहाँ होता था। तो 9 दिन लोग अपना परफॉर्मेंस देते थे। तो हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन परफॉर्मेंस जब देते थे तो एक आदमी को कम से कम 4 या 5 सॉन्ग गाना पड़ता था, चाहे झूमर हो, चाहे भजन हो, चाहे और लोकगीत हो। तो हमारे पिताजी गाते थे। तो जिनके दरवाज़ा पर रहते थे एक बूढ़ा आदमी थे, नाम भूल गए उनका हम। उन्होंने हमारे पिताजी से पूछा कि रामजीत तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? तो कहने कि बाबू हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं। तो तुम 9 दिन रहते हो
तो कोई भी दिन अपने गाना को रिपीट नहीं करते हो, यानी 9 बजे 45 गाना तुमको याद है, यानी कि 45 नहीं हुजूर 145 गाना हमको याद है, हम सब गा सकते हैं। तो कहीं कि रे तुम्हारा दिमाग इतना ये है, तो तुम्हारा बाल बच्चा है, तो हाँ एक बाल बच्चा 8-9 वर्ष का है या 7 वर्ष का होगा, एक डेट याद नहीं, तो उसको तुम पढ़ाओ। तो तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारा बेटा भी पढ़ सकता है। तो कैसे पढ़ी बाबू, मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, हमारा बेटा फलना जगह गोरखियाई करता है, पढ़ने की बात होगी तो मारपीट होगी, भागा चोरी होगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आए तो प्रयास किया हमको कि हम पढ़ाएंगे। इसी में 1-2 दिन काम करने से हमको रोक दिया पिताजी, मत जाओ वहाँ काम करने के लिए, हम औरत मर्द कमेवे करते हैं। और हमारी बड़ी बहन उसमें हो गई थी 14-15 वर्ष की, वो भी कमाती थी, 2 बहन और 2 भाई हम लोग थे। दीदी भी मजदूरी करती? हाँ, दीदी भी मजदूरी करती थी। स्वाभाविक हम माता जी के साथ धान का रोपना करती थी, या और काम भी है। तो तुम मत जाओ कमाने, इसका बड़ा बुरा लोग माना। तो जहाँ पर हम रहते थे वो भी ज़मीन स्कैटर्ड ज़मीन थी, बिहार सरकार की ज़मीन थी। उसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि हमारा जन्म उस स्थान पर नहीं हुआ जहाँ पर हम रहते थे जी। हमारा जन्म वहाँ से 1.5 किलोमीटर उत्तर की ओर एक पैन है, नदी ना, पैन को कहते हैं पानी का स्रोत जी। तो पैन के बैंक पर, जैसे नहर है, नहर के बैंक पर 2 घर गुलगुलिया और 2-3 घर हम लोग रहते थे। और 45 में बाढ़ आई, वही वो क्या उसको आसिन महीना है या कहा जाए उसको जुलाई अगस्त, तो बाढ़ आई और वहाँ पर बचने मरने का हिसाब हो गया कि कैसे बचेगा। तो वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, सारे गुलगुलिया के लोग, हमारे लोग 15-20 जो परिवार होते थे, सब उस बरगद के पेड़ पर चढ़ गए हम लोग। बरगद के पेड़? जी, बरगद के पेड़ पर। वो पानी 7 फीट 8 फीट जा रहा था, धारा जा रहा था, चिघार पारते लोग जा रहे थे। पिताजी कहते हैं, हमको तो याद भी नहीं है। तो होते होते 7-8 घंटे के बाद पानी ख़त्म हुआ, रात सुबह भी हो गई। तब यही कामेश्वर सिंह, राजेश्वर सिंह, ये सब लोग आए देखने कि हमारा मजदूर बचता है कि नहीं बचता है। तो हम लोग तो जीवित थे, तो वही उन लोगों का कहना कि चलो महाकार गांव में रहो। तो गांव में सबसे निकृष्ट ज़मीन जिसको हम लोग कहते हैं ढीवरा, उसमें होता था कि नकफेनी था, कांटा था, जानवर बच्चा देता था उसकी पुरैनी, आदमी बच्चा देते थे उसका पुरैनी, हड़िया बर्तन सब, मैंने उस ज़मीन पर कोई जा नहीं सकता था। कामेश्वर सिंह ने कहा कि इसी ज़मीन को तुम साफ़ करो और इसी में रहो। तो बाबूजी और एक आदमी और दोनों मिल कर करीब 1 कट्ठा ज़मीन भर साफ़ किया। बहुत काफ़ी था, सांप बिछा सभी था, लेकिन बावजूद उसके लोग साफ़ किए रहना था। और झोपड़ी बना कर किस तरह से उस पर वहाँ पर रहना शुरू कर दिए थे। तो ज़मीन तो उनकी बताई हुई थी, हमारी ज़मीन तो थी नहीं। जब हमारे पिताजी अड़ गए कि नहीं जाओ काम करने, तब लोग आए कहेंगे कि तो तुम भागो हमारी ज़मीन से, हटो यहाँ से, तुम साले हमारे यहाँ ज़मीन पर हो, हमारे यहाँ पढ़ाई करते हो, बेटा को पढ़ाना चाहते हो, कलेक्टर बनाना चाहते हो बेटा को। तो हमारे पिताजी तैयार थे भागने को। तो सुबह में देखा कि मुर्गी है, बकरी है और है सब सामान वामान सब बंधा गया। 4 बजे भोर में माँ थी, बहन थी, पिता थे और एक और छोटी बहन हमारी थी जो 9 वर्ष की, हमसे 2-3 वर्ष की बड़ी थी, वो भी थी। सब तैयार। हम उठे तो हम देखा कि ये सब क्या है। तो पिताजी कहने कि देख, हम तोरा पढ़ावल चाहिए मगही में, और हियाँ लोग पढ़े ना दे, तो हम चले नहीं है दूर रोज, तो का गाली गलौज करे तो माई बहन के सामने गाली दे हो, तो आखिर कितना बर्दाश्त करिए। पता नहीं कहाँ से दिमाग उस समय आया। हम कहा कि पिताजी आप बाहर जाइएगा तो कहीं आपकी मिल्कियत है, अभी तो इसी तरह से कहीं किसी की ज़मीन में बसिएगा, वहाँ भी गाली न मिलेगी इसकी कौन गारंटी है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, जो माइग्रेट करेंगे आप तो लोग यही कहेगा कि ज़रूर चोरी बदमाशी कर के ही आया है, बदचरित्र है, इसलिए आया है यहाँ पर। तो एक दूसरी और तीसरी चीज़ कि आपका जो क्रेडिट है कि जब भूख मरते हैं आप और होता है
तो कोई चावल ड्योढ़िया देता है, कुछ पैसा सूद पर मिल जाता है। बाहर जाइएगा तो नहीं मिलेगा। उस दिन पिताजी बहुत आश्चर्य किए कि छोटा को बेटा बच्चा इस प्रकार की बात बोल रहा है। तो स्टॉप कर दिए, जाने के बाद छोड़ दिए कि ना नहीं जाएंगे, ठीक कहता है। वही रह गए वहाँ पर और उनका चलने लगा। फिर अब रिज्यूम कैसे होता है कि वही कामेश्वर सिंह थोड़ा पॉलिटिकल आदमी थे, उनको मालूम हो गया था कि हम भागने वाले थे, तो अपने परिवार वालों को बड़ा बिगड़ा कि इतना फेथफुल मजदूर कौन मिलेगा, आता है भाग जाता है, आता है भाग जाता है, ये वर्षों वर्षों से है, ये चल जाएगा तो फिर आगे हमारा काम हैम्पर करेगा ना। इसलिए ये कहता है ना, तो चलो जितन पढ़ोगे वहीं पर तुम। और हमारे पिताजी को कहने कि भगत से हमारा भतीजा लोगों को पढ़ाने के लिए आता, उनको बेटा नहीं था। कामेश्वर सिंह को 2 शादियाँ की थी उन्होंने, लेकिन उनको बाल बच्चा नहीं था। तो कहीं कि भतीजा लोग को पढ़ाने आता है तो मास्टर पढ़ावेंगे उनको, जीतन को रात को काम धाम का हो जाएगा तो जीतन भी साथे पढ़ेगा। हमारे पिताजी को कंप्रोमाइज़ करना था, लाचारी थी, क्या करते हो। हम चले गए फिर दोबारा काम पर वहाँ पर, और वहाँ पर काम करने पर लगे तो पढ़ना तो कुछ था नहीं, लेकिन कमला सिंह का बेटा एक नूनू सिंह थे, सबसे बड़े थे। वो उस समय नन मैट्रिक हो गए थे, तो उनको बचपन में पढ़ने के लिए एक स्लेट मिली थी। स्लेट हम समझते हैं कि 1.5 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा था, बड़ा स्लेट हुआ करता था, और वो टूट गया था। वही टूटा स्लेट और पेंसिल हमको मिला, जिसमें क ख ग का ज्ञान एक मास्टर थे आते थे, वो करवाते थे। तो इसीलिए अशरफ स्थानवी साहब ने लिखा है, एक किताब लिखा है हमारे पर कि टूटी स्लेट और पेंसिल से मुख्यमंत्री के कुर्सी तक। तो वही टूटी स्लेट मिली, काम चला। नाम लिखने उखने के बाद पढ़ाई का मौका तो नहीं था। पढ़ाई के समय में तो हम जानवर को खिलाना था, उसको गारना था, गरवाना था। लेकिन कभी काल टेबल पर वो लोग चौकी पर बैठे थे, हम नीचे बैठते थे, नीचे बैठ कर कैसे देखते थे। लालटेन में पढ़ाई होती थी, उसमें तो बिजली थी नहीं इस गाँव में। एक दिन की वाकया है कि कुछ प्रश्न पूछा गया। हमारे मालिक के लड़का मिश्री सिंह अभी भी बच रहे हैं, वो भी नियर अबाउट 80 है। उनसे प्रश्न पूछा गया तो वो नहीं बताया, तो उनको मारने के लिए टीचर आमादा हो गए, लेकिन मारे नहीं। कहें कि अच्छा आज नहीं, कल तुम इसको बताना, अगर नहीं बताओगे इस टास्क को तो कल बहुत मार मारेंगे हम। तो हम बड़ा गौर से सुने। कहें कि चलो एक बार और हम बता देते हैं। तो कुछ बोले, वो याद हमको नहीं है। दूसरा दिन की बारी आई तो काम धाम करके उसी प्रकार से हमारा फिर तुरंत वो बात पूछने लग गए, बताओ, तो नहीं बता सके। तो वो अपना छड़ी उठाई, तो हम मास्टर साहब का हाथ पकड़ लिया कि मास्टर साहब हम बड़का किसनवा के कह दो, तुम्हारा वो कहे तुम ये ना बचे तो तू हम बता दे हो, तो तुम बता देगा। हम कि हाँ सर, हाँ गुरुजी, हम बता दो। और भरवेट्टम जो उन्होंने बताया था हम बता दिया। अस्टंट हो गए, कुछ नहीं बोले, चुप रह गए, पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई। नेक्स्ट डे, इसके पहले भी एक और बात है जिसमें दारू छुड़वाए थे पिताजी को। कैसे छुड़वाए थे? तो बड़ी कहानी हो जाएगी सर। मैं आपकी कहानियाँ सुनने आया हूँ और मेरे ज़रिए जो हमारे करोड़ों दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं। तो वही टूटी पेंसिल और स्लेट से कुछ क ख ग घ लिखाते थे। तो उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक लाला जी मास्टर आए थे नौडीहा गांव के, जो ताड़ी पीने वाले थे। अच्छा। हम पिताजी को कुछ दिन पहले इसी तरह की कुछ घटना घटी थी, जिसमें हमारी माँ को उन्होंने असॉल्ट किया था, तो आँख फूट गया था पिताजी ने। हाँ, माँ का। तो हम पिताजी पर उसी उम्र में हम बहुत बिगड़े थे कि पिताजी आप कहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ेगा और इस तरह से माँ को आप कर दिए हैं, तो कौन खाना देगा हमको, कौन रात में तेल लगाएगा। तो ये थोड़ा गलत करते हैं, दारू पीते हैं आप, और दारू बनाते भी हैं आप। ऐसा होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, आप तो मजदूर है ही हैं, हम भी बजावटा मजदूर रहेंगे।
इसलिए अच्छा है कि ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया, बनाना छोड़ दिया। बट टोडी होता है, ताड़ी होता है, उसका सेवन वो करने लगे। डेली जाते थे और 1 घंटा 1.5 घंटा मखदूमपुर एक है गांव, वहाँ पासी समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पी करके आते थे। और ये मास्टर जो इन लोगों को पढ़ाते थे वो भी 4-5 बजे के लगभग में पैखाना करने के नाम पर, पैखाना बाथरूम तो था नहीं, वो चले जाते थे, वो लोटा ले करके जा रहे पैखाना के नाम पर वही ताड़ी की दुकान में वही पहुँचते थे, वो भी पीते थे। तो जब दोनों का मिलन हुआ तो उसमें उन्होंने कहा, रात में जो बात हुई थी उसकी घटना, ये भगत कि तोर बेटा तो पढ़े वाला हो, बेटवा को पढ़ाओ। तो कैसे पढ़ाई बाबू, ऐसे ऐसे बात है। तो जाई थाली भागल तो माना कर दिल कि वही, अब खा करी हम तो ना कैसों पढ़ाओ। इत्तेफाक हुआ कि उस समय हम बहुत कस के उस दूसरे 6 महीना के बाद हम बीमार पड़ गए, बहुत कस करके। यहाँ तक कि उस दिन करीब उस समय 8-9 वर्ष का उम्र हो चुका था कि 35 दिन पर उपवास हम रहा। 35 दिन पर आयुर्वेद के डॉक्टर लोग हमको पथ्य नहीं खिलाए थे। एक यूनानी डॉक्टर आए, उन्होंने हमको किसी तरह से बचाने का काम किया और हम बुखार से निवृत्त हो गए। तो बहुत कमज़ोर हो गए थे, चलने लायक भी नहीं थे। तो हम काम कैसे करते? तो हम अपने घर पर रहने लग गए थे। खाना पीना जो वहाँ से मिलता था वो बंद था। पिताजी माताजी जो कमाई खाते थे, बहन कमाती थी, उसी से हम लोग का खाना पीना चलता था। और वहाँ जाना उनके यहाँ बंद हो गया। जो हम जाते थे वो करीब वही 9 बरस के लगभग में, 10 उम्र के समय में वो बंद हो गया। और बंद हो गया तो फिर अब क्या करें? तो तब तक ऐसा हुआ कि जो मिश्री सिंह थे हमारे गांव के, जिनके पढ़ाने आते थे, वो 6ठा क्लास पास कर गए थे। तो कामेश्वर सिंह थे रेवेन्यू सरपंच। ये भी बाबूजी को दिखलाने के लिए, हमारे बाबूजी के तोरो बेटा तो पढ़ता है, हमारा भी क्लास में नाम लिखा जाता था, बढ़ते जाता था। तो हम भी 6ठा पास कर गए। पढ़े लिखे नहीं, परीक्षा नहीं दिए, बाय वर्च्यू ऑफ हिज मनी ओन इम्पोर्टेंस उन्होंने वैसा करवा दिया। तो 6ठा पास हो गया। तो 7वां में कुछ हद तक जाते आने लगे स्कूल में, क्योंड़ी हाई स्कूल में, जी हाँ, मध्य विद्यालय में। वहाँ की पढ़ाई समाप्त हुई तो फिर नैली जाने लगे हाई स्कूल में, जो वहाँ से 7 किलोमीटर पड़ता है। तो नैली जाने लगे तो इनके यहाँ का कमाई हमारी छूट गई। लेकिन ये होता था कि सुबह 6 बजता 7 बजता तो कोई न कोई उनके यहाँ से पहुँच जाता, जीतन कहाँ है, जीतन कहाँ है। तो कहा है बाबू? तो बड़का किसनवा छोटका किसनवा बोले इल्थुन है। चले जाते थे। तो अरे बेटा देखो ना, आज फलना जगह, मैंने कुछ डिस्टेंट गाँव में सामान लाने के लिए वो ले आओ, ऐसा मैंने डेली का ही होता था। तो फिर वहाँ से आते थे 8-9 बजे, 9 साढ़े 9 में। तो खाना वाना उस समय नहीं मिलता था, दौड़ करके चले आते थे घरे, और घरे जो कुछ खाना में मिला खा करके फिर हम 8वां में नैली हाई स्कूल में नाम लिखाया था, वहाँ चल जाते थे। फिर वहाँ से यदि हम आते थे 4 बजे, तो 5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक फिर वही धंधा होता था। कुट्टी काटो तो थोड़ा सा बैल के खिला दो, देखो ना है खिलेवे तुम किए हो तो लगा दो, या गाय गरा दो, या फलना गांव से फलना चीज़ ले आओ, फलना, ये तरह से हमको इंगेज रखा जाता था। और उस दिन रात में हमको खाना मिलता था। रात में 9 बजे खाना देते थे लोग, वो खाना ले करके हम अपने घर चले जाते थे। उत्तर बगल उनका पूरा घर, हमारा दक्षिण बगल पूरा घर। तो हम दक्षिण बगल आ जाते थे, खाना खाते थे माँ बाप भाई बहन के साथ। यहाँ अगर सूखा रूखा खाना मिलता था तो वहाँ दाल या सब्जी रहती थी, तो उसी में मिला जुला करके सब हम लोग खाना खाते थे। एक क्रम चलते रहा। 1962 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा हुई और हम बहुत कस के फिर बीमार पड़े। हम परीक्षा नहीं देना चाहते थे, लेकिन धन्यवाद देते हैं चले गए दुनिया से। बाबू चंद्रदेव शर्मा नाम करके एक टीचर थे, मुझसे कोई गांव है याद नहीं आ रहा, भूल गए, वहाँ के
उन्होंने हमको बताया कि जीतन तुम गरीब घर के हो, 1 साल पढ़ाई तुम्हारी छूट जाएगी तो 1 साल तुम बैक हो जाओगे, तुम्हारे माता पिता जी जो गुर्बत में हैं 1 साल उनकी मजदूरी ऐसी होती रहेगी, और अगर तुम पास कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, कोई नौकरी वोकरी हो जाएगी तो उनका 1 साल बचेगा। अब तुम्हारे में मेरिट है, तुम पास कर जाओगे, हम जानते हैं, क्योंकि रहता था, पूछते उठते थे, सब कुछ करते थे। तो खैर मैट्रिक की परीक्षा हमने दी, 15 नंबर हमको कम आया फर्स्ट डिवीज़न में, 540 में फर्स्ट डिवीज़न होता था, 525 हमको रह गया और सर्टिफिकेट लिया। उसके बाद पढ़ाई, स्वतः पढ़ाई, माने कॉलेज में एडमिशन लिया। शुरू हम गए गया में, हाँ गया कॉलेज, गया में एडमिशन हो गया था। शेड्यूल कास्ट थे, गया रामपुर में शेड्यूल कास्ट वेलफेयर हॉस्टल था, उसी में जगह भी मिली। तो वहाँ पढ़ाई उस समय से शुरू हुई। जो भी होता था हम पढ़ते थे, चूँकि हमको हेडमास्टर बोले थे कि ठीक है मैट्रिक तुम्हारा नहीं होगा, आगे तुम अच्छा कर लेना, तो उनकी बात को हम कैरी कर रहे थे। और पार्ट 1 उसमें होता था, प्री और पार्ट 1 होता था। तो प्री में भी अच्छा किया, 2nd डिवीज़न, पार्ट 1 में भी अच्छा किया, और BA में भी एडमिशन हुआ, और 1962 में इतिहास में ऑनर्स के साथ हम BA पास किया। वहाँ MA में पढ़ने 72 में, 62 में मैट्रिक पास किया, और 66 में पास किया ग्रेजुएशन। हाँ 66 ऑनर्स के साथ। तो कॉलेज में कुछ वाक़या ऐसी होती थी कि थोड़ा सा हम बचपन से ही ओरल ताकत हम में थी, हम बोलते थे, भाषणों देना होता था, कोई ले जाते थे पकड़ के, तब भाषणों देते थे। तो हम जो हमारे मास्टर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इतिहास के, हमको पता नहीं, उनको मालूम था कि जीतन मांझी रोल 100 मेरा था, कि रोल 100 आज ट्यूटोरियल क्लास है, हमारे माथा में कोई दर्द है, हम ये विषय आज पढ़ाना चाहते थे, क्या इस पर को तुम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो? तो हम एडवांस पढ़ कर के आते थे हर रोज़। किताब नहीं थी, लेकिन कुछ नोट वोट इधर उधर से पढ़ के आते थे। तो हम 40 मिनट 45 मिनट हम बोलते थे, पढ़ाते थे। चर्चा वहाँ ये होने लगी कि वो चित्तरंजन बाबू नाम करके इतिहास के टीचर से, जो लंदन से आए थे PhD करके, क्लास में जाएं तो उनको लड़के लोग हुड आउट करते हैं, क्योंकि ये क्या पढ़ाते हैं, इनको समझ में नहीं करता, इससे तो अच्छा रोल 100 पढ़ाता है हमको। तो फिर वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमको बुलवा लें, हम अपने बैठे, ये जरूर था कि वो बैठते थे, तो पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ते थे, पर नाम से नहीं बुलाते थे, रोल नंबर 100, रोल 100 रोल 100। हाँ। तो फिर जब हम BA की बात आई तो उस समय हमको उन्होंने कहा था कि जितना ये यूनिवर्सिटी है राजपूतों का, कोई तुमको फर्स्ट क्लास नहीं देगा, दो यू डिजर्व, इस 2nd डिवीज़न लेकिन आओ, गया कॉलेज में तुमको प्रोफेसर रखेंगे। हम इसी मंशा से 5th ईयर में एडमिशन भी लिया। पटना कॉलेज में भी हमारा हो गया था एडमिशन का, लेकिन पटना कॉलेज हम नहीं आ सके, वही कुछ गरीबी के चलते हम गए में एडमिशन लिया। उस समय अभी जो ये है पिलग्रिम हॉस्पिटल है, उसी के बगल में चलता था क्लासेज, तो वहाँ एडमिशन लिया। 5th ईयर कंप्लीट हो गया। 67 माने 66 जून में रिजल्ट हुआ था, 66 जुलाई में एडमिशन लिया, और 67 फरवरी में 6th ईयर में जाने की बात आ गई थी, फरवरी या मार्च जो भी हो, तो 6th ईयर में नाम लिखाना था जाते। तो उस साल दैट वाज द ईयर 1966-7 उसमें भीषण अकाल पड़ गई हमारे यहाँ। तो हर शनिचर को हम आ जाते थे घर पर, हमारे पिताजी, और बात हम लोग करते थे इस बात की। आज हमको तरस होती है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारा बेटा पढ़ा लिखा हुआ, लेकिन हम लोग आपस में काउंसलिंग नहीं करते हैं। और हम उस समय शनिचर इतवार को आते थे तो माता पिता बहन, और उस समय तक तो भाई हो गया था, वो सब बैठ कर के बात करते थे, क्या होना है क्या नहीं होना है, कुछ विषय पर चर्चा होती। आप और संतोष जी और बाकी परिवार नहीं बैठता ऐसे? नहीं, आज नहीं बैठता है। आई एम सो सॉरी टू मेंशन कि इवन कि कहीं जा रहा है तो ये भी नहीं पूछ सकता है कि पापा हम ये जा रहे हैं। लाचारी है बाप का
कर्तव्य है, इसलिए व्हाट आई एम डूइंग फॉर आई एम डूइंग। वो कभी इस तरह से बात नहीं कर, कोई बेटा, नॉट ओनली संतोष। लेकिन हम लोग उसमें होते थे, आपस में मजाक भी करते थे, एक फ्रेंडली। तो वही कहीं कि बाबू अब तो मजदूरियों न मिलो। इतना पढ़ लिए? नहीं, पढ़ नहीं लिखे, अब तो अकाल पड़ गई है तो मजदूरी भी नहीं मिलती है, यानी कि कुछ करो। नहीं तो पहले उनके दिमाग में था कि तुमको जो करना है करो, हम तुमको ये नहीं करना जाएंगे। तो हम तो सोच रहे थे कि हम होंगे प्रोफेसर होंगे, मेरा लियन बरकरार रहेगा, हम चुनाव में लड़ेंगे, पास हो जाएंगे तो ठीक है, अगर हम चुनाव फेल कर गए तो हमारा प्रोफेसर बने रहेगा। किस पार्टी से जुड़े थे आप? हम कांग्रेस में, कांग्रेस से, शुरू से ही कांग्रेस से। कॉलेज में जब पढ़ते थे? हाँ, उसमें फिरा हुसैन साहब थे, इनका नाम यहाँ वाले मगरूर वाले थे, वो भी MP हुए थे, उनसे कौन नाम था उनका, उपेंद्र बाबू के पहले, यही कृष्णानंदन के बाबू जी। हाँ, तो ये सब से हम लोग प्रभावित होते थे, मीटिंग में जाते थे, भाषण देते थे, तो हमको लोग मना करते थे, अरे बहुआ तू ऐसा मजदूरी हैं बात कर रहे हैं। हमको याद है 1-2 वाक्य, हम कहते थे कि कैसी सरकार है हमारी, कांग्रेस की है चाहे जो भी हो, कि जानवर को रखने के लिए गौशाला बनाते हैं, लेकिन हम मजदूर हैं, उसको रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हमको याद है उस चीज़ को। कहीं फिरा हुसैन, अरे ऐसा बात बोलते हो तुम, अब तुम नौकरी करते हो, क्या होगा? हमका सर हमको नौकरी नहीं करना है, हम नौकरी इसलिए किए हैं कि भाई मेरा है, वो नौकरी करेगा तो हम राजनीति में आ जाएंगे। कहाँ नौकरी करते तब आप? तो वही तो 1976 में हम 20 फरवरी 1980 को हम रिज़ाइन किया, और वो हमारा भाई 1976 में सब इंस्पेक्टर पुलिस हो गया था, और सब इंस्पेक्टर पुलिस हो गया। तब हमको पूरा ये हुआ कि हम तो चाहते थे कि चपरासी होगा, माँ बाप को देखेगा, हम अपना जाएंगे राजनीति में। लेकिन अब तो मेरा भाई सब इंस्पेक्टर पुलिस हुआ था, क्या बात है। और 77 में जब पार्लियामेंट भंग हुआ तो हम दौरा शुरू कर दिया कि हम पार्लियामेंट का टिकट चाहिए। हम जानते थे कि टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहाँ, किसके पास गए थे आप टिकट मांगने? यहाँ थे, ये क्या नाम है, जगन्नाथ मिश्रा, और वहाँ थे केसरी जी और अनंत प्रसाद शर्मा, सीताराम केसरी। हाँ, सीताराम केसरी जी और अनंत प्रसाद शर्मा, ये सबसे बड़ा हमारा ये था, ये लोग पहचानते थे। आनंद शर्मा वो हिमाचल वाले? नहीं, यहाँ के थे अनंत प्रसाद शर्मा। अनंत प्रसाद शर्मा, हाँ, वो थे यूनियन के थे। तो यूनियन में हम रहते थे, तो कुछ फिर उनको बुलाए थे। कौन सी यूनियन में थे आप अभी? नौकरी हमारे यहाँ बिहार में चलता था, 2 यूनियन था, एक नेशनल यूनियन था और एगो था उसका क्या नाम भूल गए, 2 फंक्शन था, उसमें बीबी शर्मा नाम करके सेक्रेटरी थे, उसी में हम थे, और डिविजनल सेक्रेटरी भी हम थे अपने यूनियन। और थे आप किस डिपार्टमेंट में? टेलीकॉम में? टेलीफोन डिपार्टमेंट। टेलीफोन, क्या काम करते थे आप टेलीफोन? हम करते थे जैसे बिल बनाना हो, अच्छा, या जो टेलीफोन ऑपरेटर है, टेलीफोन मैकेनिक है, टेलीफोन और ये सब है, उस सब का कैरेक्टर रोल रखना, वेतन देना, और क्या कार्रवाई है, ये सब जो भी क्लरिकल काम होते हैं ऑफिस के, क्लर्कियल इस्टेब्लिशमेंट का काम, और टाइप का भी काम करते थे। तो जब आपकी नौकरी लगी होगी तो माता पिता को तो बड़ी खुशी और आसरा हो गया होगा कि अब एक बंधी तनख्वाह आ रही है। निश्चित रूप में हमारे पिताजी को कम से कम ये होने लगा कि बच्चा, उस समय हमको 2500 रुपया मिलता था। तो किस साल नौकरी लगी थी आपको? 1967 में। जैसे ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो 5th ईयर कंप्लीट हो गया था, 6th ईयर में गए हुए थे। 67 अगर पार कर लेते तो हम ग्रेजुएशन TMA की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते, लेकिन किया नहीं, हम ड्रॉप कर गए और चले आए यहाँ। तो 3 महीना का ट्रेनिंग हुआ और गए में नौकरी हो गई। ट्रेनिंग कहाँ पे होती थी तब? वो गाँव में ऑफिसे में। अच्छा। ऑफिसे में ट्रेनिंग होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव था, उसमें कोई टेक्निकल बात तो थी नहीं, लेकिन ये था कि अच्छा अंक था, इसलिए हमको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिला। और नहीं तो ऐसे होता था कि टेलीफोन ऑपरेटर जाते हैं, मैकेनिक होते और ये सब होते, तो वो ना हुआ। तब कैसे इंटरव्यू पे भर्ती होता था कि मार्कशीट देख के? नहीं, मार्कशीट पर हुआ था, टोटल मार्कशीट पर, कोई इंटरव्यू नहीं। तो हमको पता था कि अच्छा मार्क्स मेरा है, ग्रेजुएशन में ऑनर्स है, तो हमको हो ही जाएगा। तो हम पिताजी को कह के आए थे कि
ठीक है पिताजी, आज तक तो आप कुछ नहीं बोले, अब बोले तो हम जाते हैं। वही आए तो देखा कि हमारा हॉस्टल में लड़के लोग फॉर्म भर रहे हैं, किस चीज़ का है, तो निकली है वैकेंसी। तो हम लज्जा से हम नहीं डायरेक्ट लिया फॉर्म, क्योंकि हम कहा करते थे लोगों को क्या नौकरी फोकरी कौन करता है, नौकरी हम नहीं करेंगे, हम होंगे प्रोफेसर और नहीं तो फिर एमएलए एमपी होंगे जी। लेकिन वो तो लाचारी हो गई। तो एगो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का मेरे साथ रहता था, रामस्वरूप पासवान, दारू पीने वाला, कहिए गांजा पीने वाला, गवैया। हम पढ़ते थे तो भजन गाता था। अच्छा। और सिख रूम में हमको रखा गया था। माने हमारे यहाँ भी क्या डिस्क्रिमिनेशन है ये भी सुन लीजिए कि गया कॉलेज में जबकि हमको 4 नंबर रूम या 5 नंबर रूम अलाउड हो सकता था, हमारा मेरिट था, लेकिन चूँकि हम भुइयाँ जाति के थे, मुसर जाति के थे, इसलिए आई वाज केप्ट इन सिख रूम। सिख रूम में, हाँ, सिख रूम में जहाँ बीमार लड़के लोग रहते थे। और वो लड़का जो रामस्वरूप था वो भी बिगड़े लड़का था, उसको भी सब लोग जानबूझ करके उसको लोग कहें कि वो भी रहेगा वहीं, तो वही वो सब करता था। तो उसी को कहा गया रामस्वरूप से ले आओ ब्रह्मा, तो वो भी हमको थोड़ा सा चिट किया है। अभी कहता था कि ब्रह्म शंभु नहीं तो रहूँ कुमारी, तो कि क्या करोगे, घरेलू स्थिति ऐसी होती है, हमको अब नौकरी करना हो जरूरी हो गया है। तो बेचारा ला के दिया फार्म हम भरे। फार्म भरने के लिए यही नरेश पासवान जो मंत्री थे जी, वो प्रीफेक्ट हुआ करते थे। अच्छा। तो उन्हीं से हम गए पूछने भरने, तो कहें कि हम सबको फार्म में भर दें। तो फिर हम अपने मन से फार्म भरा। तो हमारा देखे कि जितने लोग भरे थे सबका फार्म ठीक हुआ, और वो भर के जितना दिए थे 50% फार्म उनका रिजेक्ट हुआ। तो 13 लोग का इंटरव्यू आया कि नहीं, हाँ 13 लोग भर करके हम लोग दिए, सबको आया कि हाँ आपका एप्लीकेशन मिल गया है और कंसिडर किया जा रहा है। और उसमें 3, 2, 5 को नौकरी हुई, जिसमें हमको भी नौकरी हुई। और हम वही गया का डिविजनल इंजीनियर टेलीग्राफ गया में ही हमारी पोस्टिंग हुई। वहाँ से तब तक वही करीब 20 फरवरी 1980 तक के हम काम किया। 20 फरवरी 1980 को ही हम रिज़ाइन करके गए थे टिकट मांगने दिल्ली, क्योंकि हम सबको ही जानते थे। तो वहाँ गए तो मालूम हुआ कि मेरा टिकट कट गया है। तो एमएलए का टिकट मांगने गए होंगे? जी। क्योंकि जब इंदिरा जी की सरकार आई थी तो उन्होंने सब ये जो गैर कांग्रेसी थे बर्खास्त कर दिए थे मुख्यमंत्री। हाँ, तो वो पहले तो पार्लियामेंट का टिकट 77 में मांगे, तो उस समय नौकरी रिजाइन नहीं किया था। हाँ। लेकिन हम एक अपनी पहचान बना ली थी, सबको जानता था कि हाँ। तब किसी ने आश्वासन दिया था कुछ? हाँ, आश्वासन कोई नहीं दिया था, बट लोग जानने लग गए थे कि ये भी एक लड़का है, मुसर भुइयाँ का लड़का है, पढ़ा लिखा है, और ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इसका है, दावेदारी है। हाँ, इस रूप में लोग जान गए थे। तो हमको एहसास हुआ था कि एमपी को तो नहीं मिलेगा, लेकिन विधानसभा में जरूर मिलेगा। तो विधानसभा की बात आई, 1980 में भंग हुआ, तो हम गए। तो हम रिजाइन करके गए थे, और वही मेरे लिए बूंद साबित हुआ। बड़ा रिस्क लिया। हाँ, जब हमारा टिकट कट गया था टिकट, तो एक प्रोफेसर हैं गया कॉलेज के, अनुज बाबू, वो बोले कि जितने से तुम्हारा टिकट भी कट गया है, मेरा टिकट भी कट गया है, तो ऐसी सी बात है। तो भाई अब क्या करें, वहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं। हम वहाँ से निकल गए कुछ दूर पर, अभी जहाँ पर। कहाँ पे ये टिकट कटने की जानकारी आप लोगों को मिली? आप गया में थे, पटना में थे या दिल्ली? नहीं, दिल्ली में थे, बिहार भवन में। बिहार उसमें बिहार निवास और वो अनुज बाबू कहाँ से टिकट मांग रहे थे? अनुज बाबू मांगते थे मुफस्सिल से। हाँ। वो राजपूत थे, और अभी प्रोफेसर थे गया कॉलेज के हिंदी के, तो वहाँ से मांगते थे, और कांग्रेस में ही थे। अच्छा। और आप मांग रहे थे फतेहपुर से? हम फतेहपुर से मांगते थे। तो तुमको टिकट काट दिए, हमको भी टिकट काट दिया। मिल पत्थल कटवा को, यानी अवधेश सिंह को मिला था, उसको पत्थल कटवा कहते थे। पत्थल कटवा। हाँ, उस पहाड़ उहाड़ का गिट्टी उट्टी बेचते होते थे, तो इसीलिए उनको कहते थे कि पत्थल कटवा का मिल गया। खैर मालूम हुआ तो एक जगह बाहर चले गए, करीब आधा किलोमीटर, जहाँ अभी प्रधानमंत्री का ये है रेस कोर्स है। तो उस समय रेस कोर्स से जो रोड है, वो बगल में कुछ पत्थल नुमा ऐसा झाड़ी नुमा था, वहीं पर बैठ करके खूब रो रहे थे। रोए? हाँ, आँख से आंसू आ रहा था। क्या करेंगे, हम रिजाइन करके आ गए, दुनिया यही कहती कि पागल हो गया, ये बर्बाद हो जाएगा, और ये रिजाइन कर दिया है। तब तो बहुत तरह की बात आ रही थी। उसी बीच में हमको एक एहसास हुआ
कि कोई कह रहा है कि रोने से होता है, काम करने से होता है। ये जब बात आई उसमें ऐसा लगा कोई हमको तमाचा मारा। बात सही ऐसी है कि कोई तमाचा मारा मेरे गाल में और कहता है कि गाली दे करके से होता है कि काम करने से होता है। यही वर्ड आया मेरे सामने। हम देखते हैं कोई है नहीं, लेकिन मेरे आँख से आंसू का गायब। अब वहाँ से निकले बढ़िया दे झाड़ करके। उस समय तो भूखे थे, एक होटल में जाके खाना खाए। और खाना खाने के बाद 32 नंबर राजेंद्र प्रसाद रोड में जगन्नाथ मिश्रा रहते थे। ही वाज चीफ मिनिस्टर और वही मेन रोल क्या वही टिकट कटवाए थे। ये रंजीत सिंह और अवधेश सिंह और डॉक्टर विजय सिंह को कहने पर तो खैर वहाँ गए। 4 बजे शाम से बैठे, कोई नहीं था वहाँ, कोई पूछे भी नहीं एक गिलास पानी के लिए। फरवरी महीना का समय था। बैठे हैं, मच्छा काट रहा है, ठंडा भी लग रही है। बैठते बैठते 4 बजे सुबह में, 4 बजे शाम से 4 बजे सुबह में देखा कि जगन्नाथ मिश्रा आए, झटपट से चले गए अंदर। तो हमने महसूस किया कि हो सकता है लोग शंका वगैरह लगा होगा या वॉशरूम जाना होगा। और बात सही थी। आधा घंटा के बाद आया, कहीं जीतन से तुम्हारा टिकट तो कट गया है। हम कि हाँ सर, मालूम हुआ तब ना आया आपके पास। सिर्फ आपको ये कहने के लिए आए हैं सर कि तालकटोरा स्टेडियम में जब ऑल इंडिया कांग्रेस की सेशन चल रही थी, हम भी आए थे। आप तो नेता थे, ऊपर थे। बिहार वाले अनेकों थे, हज़ारों लोग से आपसे प्रणाम कर रहे थे, सब कुछ कह रहे थे। हम भी प्रणाम किया। आपने हमको कहा क्या जीतन, क्या हाल चाल है। बाई नेम आपने जाना था। हमको विश्वास हो गया था कि एक राष्ट्रीय नेता हमको बाई नेम जानते हैं। हमारे समाज का कोई है नहीं, क्वालिफिकेशन कोई नहीं। दूसरी बात, हम सेक्रीफाइस करके कि नौकरी करते थे वो छोड़ करके आए हैं। तब उन्होंने कहा क्या तुम नौकरी करता था? तो जी हाँ, हम पूछा, हम चले गए 8 बार में नौकरी करते थे, छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। हम कि हाँ रिजाइन कर देते। एकदम जो हम कहते हैं अंदर में वही बाहर से हैं। और हम यही समझते हैं कि एक नाव पर चलना चाहिए, 2 नाव पर नहीं होता। हम बचपन से ही सोचा है कि हमको राजनीति में रहना है, तो हम सोच लिया। लेकिन सर यही लगता है कि हम अपने बाल बच्चों के साथ अन्याय किया है। लेकिन बस रुको तुम जाओ। 4 बजे भोर में यही बात हुई। 5 बजे वहाँ से हम भी निकल गए, अपना आराम से घूम घाम रहे थे। वही अनुज सिंह फिर बिहार निवास में 4 बजे शाम को कहें, जीतन तुम्हारा टिकट हो गया लेकिन मेरा टिकट ने नहीं दिया। हमको कहीं कैसा, तो हमको दे दिन में टिकट तो अच्छी बात है। वही फिर आए हम यहाँ अब सुविशक रोड पता लगाए। वो भी एक चपरासी को 10 रुपया दिया गया। एक हमारे साथ वकील थे, वही कंस्टिट्यूंसी का नंबर देन, कहीं जाके जरा पता लगा का होती कंस्टिट्यूंसी में किसका नाम है। 10 रुपया देख के? हाँ देख, हाँ तो कैसे कैसे वो आया, पी करके ढूंढते जानते। तो उधर से आया, आधा घंटा में देखा कि 225 नंबर था, उसमें 255 नंबर था कंस्टिट्यूंसी फतेहपुर। तो नीचे लिखा हुआ जीतन राम मांझी। हम कहे अब पक्का है। तो वहाँ से आए, फिर नॉमिनेशन किया, चुनाव जीते 80 में। क्या बात है, क्या कमाल की आपके इरादे की कहानी है ये तो। ये लिख रहे हैं किताबें। हाँ? ये लिख रहे हैं किताब। अच्छा। हाँ। तो फिर तो, लेकिन जब विधायक बन गए फिर तो एकदम लगा होगा कि जो आप सोचे थे कि अच्छा प्रोफेसरी नहीं तो नेतागिरी, एमएलए, तो अभी फिर पहली बार पटना आए, विधायक निवास, सब बिल्कुल कुछ नहीं। कोई हमको, चूँकि हम सब कुछ समझ रहे थे, हम बात सही थी। आज भी मैं कहता हूँ, भले विश्वास लोग न करें, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पर कुछ गेन करने के लिए नहीं आए कि हम लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति बना लें, हम ये कर लें, वो कर लें, ऐसे इस मौज में रहें। ये कभी हमने नहीं सोचा। यही कारण था कि उस समय भी आए थे तो न हमने कभी से अपना मांगा कि कौन फ्लैट में दीजिएगा, क्या दीजिएगा। 107 एकदम किनारा में ये हाई कोर्ट के नज़दीक मिला, उसमें रहे। वही खटिया चौकी पर रहते थे, सोते थे, ऑफिस जाते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, काम शुरू किया एकदम यूजुअल। कभी नहीं हम सोचे कि हम विधायक हैं, इस नाम पर कभी नहीं पोज किया। नहीं हमारा परिवार कोई ऐसा किसी से पोज किया। सबसे उसी रूप में मिलना जुलना सबको। परिवार भी फिर साथ आ गया होगा गया से? नहीं, कभी नहीं हम परिवार को साथ रखे, नहीं, क्योंकि रहते ही नहीं थे पटना में, आज भी नहीं रहते हैं पटना में। हम तो पराया रहते हैं गया में, चाहे अपना गाँव में, चाहे क्षेत्र में। यही 3 जगह मेरा ये है। तो यहाँ कैसे रहते, यहाँ कोई रहते तब ना। हाँ, जब सेशन चलता है
उस समय भी रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं रखते थे परिवार, क्योंकि हम खेती वाले तब तक के, हमारा छोटा भाई इंस्पेक्टर हो गया था गोविंद, हाँ गोविंद, और हम इधर आ गए थे, दोनों भाई मिल करके कुछ का लगता है 2-3 एकड़ ज़मीन बना लिया, अच्छा, खरीद लिया। हाँ। और ज़मीन बनाने के साथ साथ 1-2 एकड़ बिहार सरकार की ज़मीन है उसको कब्जा किया, क्योंकि सब कोई कब्जा करता था, उसमें चला था सेशन तो हुआ, और करीब करीब 5-6 एकड़ ज़मीन हमारी हो गई थी वहीं गांव तो में ही, गांव में ही, हाँ आज भी है। और उसमें पैदा इतना बम्पर पैदा हम लोग करते थे, हम घर पर खेती करते थे, बैठते थे, मजदूरों के साथ काम करते थे, उनके साथ खाना खाते थे। तो कोई किसी को बीघा में अगर 20 मन होता था तो हमको बीघा में 30 मन 40 मन होता था, और उसी से फिर हम आगे बढ़े। कोई ज़रूरत किसी से नहीं कि हमको एक पैसा मांगे ये दें, हम अपना खेती से ही सब करें। हमारे पिताजी की मजदूरी भी छूटी, हमारे सब कुछ हुआ। ये बताइए, जब पहली बार आप चुनाव लड़े तब चुनाव लड़ना महंगा होता था बहुत, पार्टी से कुछ पैसा महंगा नहीं, ये था? भी जान लीजिए कि उस समय जो भी है पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमको 40,000 रुपया दिया चुनाव लड़ने 1980 में? 1980 में। उसमें 22,000 रुपया खटा। पटना से मिलता था पैसा, दिल्ली से? नहीं, पटना से मिला था हमको, वही डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भिजवाया। वो पैसा कहाँ से लाते थे, लेकिन हम लोगों को सब कुछ जाता था। तो 40,000 रुपया हमको मिला, तो 22,000 रुपया खर्च किया, 18,000 रुपया हमको बच गया था। वही पैसा से खियासर थाना में के बगल में एक ज़मीन लेकर के एक मकान बनाया है, और उसी में जीते। 1980 में भी उसी प्रकार से था, 1 लाख रुपया मिला था। तो 1 लाख में उसमें भी 60-70 हज़ार खर्चा हुआ था, बाकी बच गया। आज तक इस इमामगंज चुनाव में और मखदुमपुर चुनाव में पैसा हमको 50 लाख से ऊपर खर्चा हुआ, वरना कोई चुनाव में 10 लाख 12 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं होता था। इस बार बहुत खर्चा हुआ? हाँ, इस बार खर्चा हुआ, इसलिए कि हम मालिक नहीं थे, मालिक बन गए थे हमारे सुपुत्र संतोष बाबू। इनका हाथ खुला था, कि जहाँ हो तहाँ देते, जहाँ समझते थे कि नहीं देना चाहिए वहाँ जाकर देते। अपना पत्नी को लड़ाया जिला परिषद में, उसमें ही करीब 40-50 लाख रुपया खर्चा किया। अरे, अपने कुटुम्बा चुनाव लड़ा, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया। तो ये खर्चीला है थोड़ा, तो इसमें खर्च हुआ। तो ये बात सही है कि कुछ जमा, कुछ भाई उसमें था, इंस्पेक्टर था, तो वो भी पैसा देता था, ये सब करता था, तो वो सब हुआ था। तो मंत्री पहली बार कब बने थे आप? मंत्री हम 1983 में बने, चंद्रशेखर सिंह की सरकार डिप्टी में। मिनिस्टर। हाँ, कौन सा विभाग मिला था आपको? मिला था उसमें हमको वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर। कल्याण विभाग। कहाँ थे आप? तो बड़ी चीज़ होगी, पहली बार के विधायक मंत्री बन रहे हैं। हाँ, हम जितना न खुश थे उससे ज़्यादा खुश हमारा छोटा भाई था जो इंस्पेक्टर था, तो गोविंद जी। और वो कंपेल किया। हम आज तक न पूजा पाठ से मतलब नहीं रखते हैं जी। आई डोंट बिलीव इन राम और फलना, हम बाहर नहीं कहेंगे, आपके नज़दीक करते हैं, क्योंकि किसी की आस्था से हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं मानते। आप मानिए, आपको हम पूजा करते हैं। तो जो हम मंत्री बने तो ज़बरदस्ती हमको एक तरह से, भैया आप नहीं समझते हैं, हम लोग मान रखा था, तो हमको देवघर ले गया पूजा कराने के लिए। तो हम वही फर्स्ट टाइम हम शंकर जी का ज्योतिर्लिंग है, बाबा धाम। हाँ, देवघर ले गया, पूजा किया, पूजा करके आया। तो खुशी तो हमारे घर में काफ़ी थी, क्योंकि हमारा तो भाई वो मानते थे, आप वो पूरा भगवान बुद्ध को मानते, बौद्ध संप्रदाय को मानते थे? वो रामायण को एकदम कंठस्थ याद था उसको। वो हर चीज़ में जहाँ भी जरूरत होता रामायण का यह सही साइड करता था। उसी के देखिए से कुछ हम भी कभी कल बोल लेते हैं रामायण की जी, बात अभी है। आपने कहा ना, बड़े भाग मानुष तन पावे। हाँ। तो लेकिन हम मानते हैं कि वो एक काव्य है, महाकाव्य है जी, बिल्कुल। उसके पात्र भगवान हैं, सो मैं नहीं मानता हूँ। और मैं नहीं मानता हूँ, ये हम किसी की कही हुई बात को कहते हैं। राहुल संस्कृत्यायन को तो सब कोई जानते हैं जी। उनकी पुस्तक में पढ़ के देखिए, उन्होंने राम को काल्पनिक माना है। रामकृष्ण गोखले, उन्होंने उनकी बात देखिए, उन्होंने माना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी राम को काल्पनिक माना है। तो हम उनकी बात मानते हैं कि ठीक है, वो एक काम थे। प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, प्रेमचंद में बहुत से लोग पात्र हैं, तो क्या वो सच्चे पात्र थे? उसी प्रकार से है, लेकिन अपनी मान्यता है, हम मानते हैं तो उसमें भाई मानिए, हम आपको नहीं मान, हम लेकिन उसे नहीं, हम
मानते हैं कि रामायण में उनके बहाने कुछ कही गई है बातें। अब जैसे है ना कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो जब यही है कि जब हम कर्में करेंगे उसी के आधार पर मिलेंगे, तो भगवान कहाँ आते हैं? पूजा पाठ कहाँ आता है? कंसंट्रेशन वही वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। कर्मण्य में आ जाए थे, काम ही की विजय होती है। तो ये सब बात पर हमारा विश्वास है। तो आप कह रहे हैं कि जो उसमें नीति बताई जा रही है, मॉरल वैल्यू, वो मानते हैं? वो एकदम मानते हैं, एकदम सटीक है चीज। मानी जी, कभी आपको ऐसे ये संशय आया कि चूंकि आप जन नेता हैं और समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भगवान राम और इन सबको मानता है, तो आपको कभी ये लगा कि जनता नाराज हो जाएगी मेरे इन विचारों से, या आपको लगा कि नहीं, तो जनता समझदार है, मेरे इन विचारों को समझेगी? कन्फ्रंटेशन कहाँ वहाँ है जी। अगर जनता कहती है कि हम पूजा कर रहे हैं, आइए, हम जाते हैं। आपकी उनकी आस्था से? हाँ, उनकी आस्था से हमको एकदम प्यार है। हमको, हम मुख्यमंत्री थे, हमको नीतीश मिश्रा ले गए मधुबनी, तो मंदिर में ले गए, मंदिर में जगन्नाथ जी के बेटे। हाँ, ठीक है, हम गए तो उसके बाद मंदिर को धुवाया गया है। मंदिर को धुवाया गया? जी जी जी, ये बात है। अभी राम गोविंद ने क्या राज्यपाल महोदय, हाँ, वो गए उड़ीसा में, तो उनकी पत्नी को गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। जगजीवन राम थे, यहाँ गए थे विश्वनाथ मंदिर में, बाबू जगजीवन राम जी, तो उनके बाद उनको धोवाया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ई भावना को हम थोड़ा सा कदर नहीं करते हैं। अरे भाई, आप अगर मानते हो तो हम भी मनुष्य हैं। अगर हम जाते हैं कोई भावना से, तो तुम कहते हो कुछ छुआ जाएगा, तो ये भगवान कहाँ छुआ जाए? हम आज ही कह रहे थे कि भगवान राम को लोग मानते हैं, तो राम तो सबरी का जूठा खाए थे जी, और आप सबरी के खानदान से तुम छुआते हो, तो कैसा राम को भक्त तुम हो? बिल्कुल। हाँ, तो हम इस तर्क पर बात करते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि परहित सरी से धर्म नहीं भाई जी, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई जी। ये बाइबिल ने भी कहा है कि दूसरों को फायदा देने से, दूसरे को प्रेम करने से ही गॉड खुश होता है, क्योंकि उसका जीव है। भगवान जिस जीव को बनाया है, उस जीव को अगर आप प्यार करते हो तो भगवान तुमको मानता है। तो इसीलिए परहित सरी से धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई करने से बढ़ के धर्म दुनिया में कोई नहीं है, और दूसरे को दुख देने से बड़ा पाप नहीं है। इसमें हमारा जबरदस्त विश्वास है। नहीं, आप बिल्कुल, ये किसी भी किस्म का इस तरह का जनगत भेदभाव, देखिए बाबू जगजीवन राम कितने बड़े नेता रहे, देश के उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, गंभीर दावेदार थे, उनके साथ जब ये भेदभाव हुआ, ये तो आपका मतलब कि लोग के मन की कलुषता है, ये गलत ही है जी। इसी का विश्वास हमको नहीं होता है। जब आप विधायक बन गए, मंत्री बन गए, उसके बाद आपको ये चीज लगा कि अब समाज में थोड़ा सा बराबरी आ रही है, या आपको सम्मान की दृष्टि से ज्यादा देखा जा रहा है, या तब भी आपको जाति के भेदभाव दिखते रहे लगातार मंत्रिपरिषद के अंदर या बाहर समाज में? देखिए, मंत्रिपरिषद में तो कहीं किसी प्रकार की बात नहीं आई, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि 1000 कैलिबर होने के बाद, 1000 दक्षता होने के बाद क्या सोशल वेलफेयर दिया गया, जिसका बजट बहुत छोटा था जी, PhD दिया जाता, हाउसिंग दिया जाता, या कहिए कि PW दिया जाता, कार्मिक दिया जाता, फाइनेंस दिया जाता। दरोगा प्रसाद राय आए थे, डिप्टी मिनिस्टर पहले हुए, उनको फाइनेंस मिला था, और लोगों को मिलता है। तो इसलिए ना कि जो बड़े जाते हैं उनका बड़ा आधार है। हम लोगों को था कि तो चैरिटी पर जीता है, चैरिटी पर आता है, इसलिए एगो दे दो कोई विभाग ऐसे, तो डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ है। ये सोच थी तब? हाँ, ये तो है। किस तरह के मुख्यमंत्री थे? हम लोगों ने तो किताबों में पढ़ा है चंद्रशेखर सिंह के बारे में या जगन्नाथ बाबू के बारे में। चंद्रशेखर जी किस तरह के नेता थे? बहुत डिग्निफाइड आदमी थे वो। चंद्रशेखर बाबू एकदम स्ट्रॉन्ग और डिग्निफाइड आदमी थे। उनके समय में पदाधिकारी का हिम्मत नहीं था कि कोई गड़बड़ कर लेता। और हमको याद है कि हमको जब उन्होंने डिप्टी मिनिस्टर बनाया, तो हमको बुला करके उन्होंने कहा, एक वाकया आ गई थी कि
उस समय शायद नहीं, उस समय हमको ये नहीं है। हाउसिंग का भी मिला था हमको डिप्टी मिनिस्टर में, ये नहीं डिप्टी मिनिस्टर में नहीं, स्टेट मिनिस्टर में। तो उसी समय थोड़ा चेंज हुआ था, तो कुछ दिन में बदले थे हमारा विभाग। तो वो कहते थे कि जीतन हमसे लोग पाप करा लिया, तुम डिजर्व करते हो कैबिनेट मिनिस्टर का, लेकिन हमको लोग विजय सिंह अपना टोपी रख दी हमारा दुगड़ा पर। रंजीत सिंह कही कि हम लोग का गया में रहना बंद हो जाएगा। अवधेश सिंह कहीं कुछ, माने राजपूत ब्रांड जितने भी थे लोग कहीं कि इनको डिप्टी मिनिस्टर बनाइए। अगर जीतन राम मांझी जी बड़े मंत्री बन जाएंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी गया में, इसलिए हमको वो बनाया गया था। डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, हालांकि वो चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने किया क्या, उस समय आदिवासी थे वेलफेयर मिनिस्टर के, कैबिनेट मिनिस्टर, और हम थे डिप्टी मिनिस्टर। कार्य सभी अफसर को कहे थे कि इनको हम डिप्टी मिनिस्टर बनाया है, बट ही विल सी द डिपार्टमेंट। और यही कारण है कि कैबिनेट मंत्री की बात नहीं चलती थी, हमारी बात चलती थी। अच्छा जी, ऐसे थे चंद्रशेखर बाबू। इसी शक्ति की वजह से उनका ज्यादा चल नहीं पाया क्या? दिल्ली में लोग नाराज हो गए उनसे? हाँ, क्या वजह रही थी उनको बदल दिया गया? स्टेट फॉरवर्ड थे वो। दूसरी बात है, कमाई पैसा करके ये सब नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। कमाई करके नहीं देते थे? सवाल है, जो ईमानदार आदमी है वो कहाँ से देगा? हाँ जी, आपसे तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं ना, सब बुजुर्गों से हमें सही से बताएं तो कि पहले क्या सिस्टम था, अब क्या सिस्टम है। नहीं, वो एकदम कहा तो डिग्निफाइड आदमी, ही बिलीव्ड इन वर्क, काम हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन था, सारी बात थी। अब बाकी सब लोग तो जो हुए सो तो नहीं कहना चाहिए, नहीं मैं कहूँगा। और सही बात तो यही है। हाँ, अभी वो बात नहीं, बात ऐसी स्थिति नहीं है अभी तो। बहुत आज हम चीफ मिनिस्टर से हटे, आज हमको 2 विभाग मिला था, हमारा बेटा को हटा दिया गया। अंत में फिर हमको मैंने उस फोल्ड से हटा दिया गया। क्यों? इसलिए कि हम कहते थे नीतीश जी को कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो दारू नीति जो अपनाया है आप, ये ठीक नहीं है। हम लोग सब साथ दिया है, दारू बंद होना चाहिए। गुजरात में भी दारू बंद है, लेकिन बिहार में आपका क्या हो रहा है? बड़े बड़े अफसर जितने हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े एमएलए हैं, मंत्री हैं, सब रात में पीते हैं दारू। और जम के तस्करी की शिकायतें आती हैं सारे बॉर्डर एरिया से, नेपाल की तरफ से, यूपी तो की तरफ। उनको तो नहीं पकड़ा जा रहा है। पकड़ा जा रहा है किसको? गरीब कमा करके आ रहा है और कुछ ले लिया तो मुंह में बेरसाने लगा के उसको जेल भेज दिया। तो ऐसा तो नहीं, तो कोई कहने वाला नहीं। जीतन मांझी ओनली मैन वाज कि उनको कहता था। हम कहा बालू वाला, बालू से क्या आपको मिल रहा है? समूची नदियाँ गहरी हो रही है, जो खेतों में पानी जाता था पानी अब बाहर जा रहा है। और दूसरी बात है कि वहाँ का पानी जो अगल बगल का होता था, छन के मिलता था, अच्छा पानी मिलता था, पानी खारा पानी मिल रहा है। तो ये कौन नीति आप अपना रहे हैं? ताड़ी आप बंद कर दिया है, ताड़ी नेचुरल जूस कहा जाता है। आप ऐसे बोल देते हैं, इसीलिए बहुत भड़क जाते हैं क्या वो आपसे? इसीलिए भड़क गए। अभी जो विधानसभा का पिछला सत्र हुआ, उस दिन भी वही हुआ। उस दिन क्या हुआ? उस दिन हम तो यही कहा कि आप, एक तो गन्ना आपकी गलत हुई है, कागजी गन्ना है, 20% ही सिलो कास्ट नहीं है, ये 25 और 30% है। ठीक है, आप जातिगत जो जनगणना, हाँ गन्ना हुई तो फिर क्या आपको शिकायतें मिली क्या कि ठीक से नहीं हुआ? एक शिकायत है, चलिए ना मेरे साथ। गांव लोग कहता है कि हमारे यहाँ तो अभी नहीं किए थे, हमारे यहाँ तो अभी नहीं किए थे। और किसी दूसरे को जिसको लाभान्वित करना है उसका जनसंख्या एग्जॉर्बिटेंटली बढ़ा दी गई है। तो वही ना उनको कहा कि ठीक है बढ़ाए। किसको लाभान्वित करना चाहते हैं? अब देखिए, असपाई इसमें तो बात हो चुकी है, गृह मंत्री बोल गए हैं, हम उन्हीं की बात बोलते हैं। उन्होंने मुसलमान और यादव 2 की संख्या जो यहाँ है ना, काफ़ी बढ़ा के दिखलाया गया है। हम उनकी बात कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो यही चीज़ हम कहा नीतीश कुमार को विधानसभा में जब बोलने की बात आई हमारी, तो कि साहब आप 15% 16% से आरक्षण 20% बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अम्बेडकर साहब जब नियम पालन कर रहे, शुरू कर रहे थे आरक्षण का, तो कह रहे थे कि 10 वर्ष पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप और आपके बड़े भाई दोनों मिलकर के 33 वर्ष राज किया, 15 वर्ष बड़े भाई और 18 वर्ष आप।
33 वर्ष, 3 बार समीक्षा होनी चाहिए थी, एक समीक्षा नहीं किया। छोड़िए इस बात को, 1971 से रोस्टर नियम लागू है। रोस्टर नियम लागू का मतलब है कि प्रमोशन में आरक्षण। तो 1971 और आज 2023 में हम लोग हैं, तो सोच लीजिए कितना साल हुआ। इतना में तो कम से कम 16% आरक्षण हमको मिलना चाहिए। आपको न पता है, मैं बताता हूँ कि 3.7%, 7% आरक्षण है, ताकि एक शताब्दी में हमको आरक्षण मिले। इसी पर तो हम गए, तुम नहीं जानते हो, तुमको हमने बनाया, तुम ऐसे किया, ये अखबार वाले लोग इनका नाम काहे छापते हो तुम, इस तरह की बात होने लगी। यही तो बात थी। आपकी आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से अभी हाल में हम दिल्ली जा रहे थे, तो एरोप्लेन पर दोनों में मुलाकात हुई। आप दोनों लोग, तो बातचीत होती है कुछ आपकी? न, बातचीत तो हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने, हम थे, हमारी पत्नी थी और शाहनवाज जी थे। शाहनवाज हुसैन जी भाजपा हाँ, के तो ABC था मुख्यमंत्री का और DEF हम लोगों का था। तो A में बैठे हुए थे मुख्यमंत्री, B खाली रहता है मुख्यमंत्री के ये में, और C में संजय झा बैठे हुए थे। तो पहले गए ये वो शाहनवाज हुसैन, वो 5-7 मिनट बोल करके चले आए। उसके बाद हमको इशारा दिए तो हम नहीं गए। तो 5 मिनट के बाद संजय झा बोले, अरे हाल समाचार पूछना चाहते हैं, आइए ना। अच्छा, नीतीश जी ने आपको इशारा जी, किया, जी, शाहनवाज जी बात करके आ गए। हाँ। तो हम फिर नहीं गए, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हाल चाल पूछना चाहते हैं, आइए ना। तो हम गए। ये कितने दिन पहले की बात है? कितना दिन, कब गए थे दिल्ली? हाल ही? हाँ, 1 हफ्ता हो गया। हाँ, इधर ही था। क्या बात हुई आपकी और नीतीश जी की? नीतीश जी ने हमसे कहा कि आप इतना एग्रेसिव क्यों हैं हमारे खिलाफ। तो हमने कहा कि आपने हमको अपने पार्टी से निकाल दिया, तो हम आपके खिलाफ ना करेंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे, इसलिए किया। तो हम तो मजाक में न कहे थे कि बाहर जाओ, हम कि मजाक में एक बार न क्या कहे थे मजाक में, बाहर जाओ? वो कहे थे, जब हम 4 विधायकों के साथ, एक MLC के साथ गए थे मिलने, आज से 5-6 महीना हुआ, गए थे कुछ समाज इधर उधर के प्रॉब्लम्स के बारे में कि सेटल नहीं हो रहा है। हाँ, आप तो थे तब गठबंधन में और आपके बेटे मंत्री भी थे। हाँ, तो वहाँ गए तो इस पर कोई चर्चा नहीं, चर्चा कहीं कि ऐसा है कि आप मेरे पार्टी में मर्ज कर जाइए, हमको जनता दल यूनाइटेड में मिला लीजिए। हाँ, मिला दीजिए, आप मिला दीजिए। तो एक बार बात हुई। ये नीतीश जी ने आपसे कहा? हाँ, खुद कहाँ मुलाकात हुई थी? उनके आवास, एक आवास पर जी। और विजय चौधरी वहाँ थे बेवजूद, और हम 5 लोग थे और मुख्यमंत्री थे, इतने ही थे जी। तो हम अपने विधायकों से पूछा, तो विधायक लोग कहने लगे कि ठीक है, देखा जाए, क्या हर्जा है, ऐसा कुछ बोले उनके सामने। तो उनको कुछ ज़्यादा अहमियत मालूम हुई, तो कहें कि भाई मिल जाइए और नहीं तो बाहर जाइए। ठीक है, फिर बातें चली कुछ। हम कहा कि हम तो आए थे कुछ काम के लिए, ये बात कैसे छोड़ दिए आप? तो बात का काम कम करने लगे, तो वो भी अनसुना कर दिए। फिर कहें कि क्या सोचते हैं आप, पार्टी में जदयू में आ जाइएगा ना? हम कहा कि नहीं, आपके बदल में हम कैसे आवेंगे, अकेले नहीं हम हैं। तो ये आपके विधायक लोग तो कह ही रहे हैं, हमके विधायक लोग गलत कर रहे हैं, यही कल नहीं कहेंगे आपका ठाकुर साहब, यही तो हम कहा, यही तो कमजोरी है हम लोगों में कि आपके सामने कोई बोलता नहीं है। तो कहें कि भाई देखिए, आप सोच लीजिए और ना तो फिर बाहर जाइए। मैंने 2 बार उन्होंने कहा कि बाहर जाइए। तो विजय चौधरी से हमने कहा कि ठीक है, कह रहे हैं ना बाहर जाने के लिए भाई, तो हम, हमारी पार्टी है, तो हम कोर ग्रुप की बैठक बुलाया, हम अपना कि एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाया। कोई भी मेंबर हमसे ऐसा नहीं कहा कि हाँ उनसे मिल लीजिए। हम विधायकों को बड़ी बिगड़े कि मुख्यमंत्री के सामने कहा, बोले कि हाँ कोई खर्च नहीं है, तो नहीं, हम लोग तो ऐसे ही बोल दिया था डर से, तो नहीं, मिलने की ज़रूरत नहीं, डर से? हाँ, जब मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 12 तारीख का समय लिया था, शायद 12 दिसंबर होगा ना, 12 अक्टूबर होगा वो, 12 अक्टूबर। तो हम आएंगे। तो 12 अक्टूबर को जैसे ही हम यहाँ आए, विजय चौधरी का टेलीफोन आया। किसका टेलीफोन आया? विजय चौधरी जी।
उनका अभी लेफ्टिनेंट न है, तो क्या मान लीजिए क्या सोचे। हम कहे यार क्या है, बोल तगड़ी की बात है, हम आए हैं अभी, आपसे आवेंगे बात करेंगे कल सुबह। अच्छा ठीक है। सुबह में हम फिर गए वहाँ पर, मुख्यमंत्री जी क्या? नहीं, विजय चौधरी के यहाँ पहले गए। हाँ। तो कहा से क्या सोचे आप मान लीजिए। हम कि हाँ हम सोच लिया है कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड में मर्ज नहीं करेंगे। हम नीतीश जी के समर्थन में हैं, समर्थन करेंगे, लेकिन मिलेंगे नहीं। तो तब तो बाहर जाना होगा। हम कि हम बाहर जाने को तैयार हैं। वही हम यहाँ आए, अपना संतोष जो बेटा है उनको कहा कि बाबू रिजाइन करना पड़ेगा। संतोष जी आपके साथ नहीं गए थे विजय चौधरी जी के? ना, उस समय नहीं गए थे। उस समय पहले बार जो बात हो रही थी उस समय गए थे। हाँ 9 अगस्त को। 9 अगस्त की बात है। हाँ, तो फिर यही जो 12 अगस्त को भी गए तो नहीं हुआ। 13 अगस्त को फिर हम जाकर के पर्सनली मिला विजय चौधरी से, चूँकि उनका कहना था कि जो भी आपको कहना है विजय चौधरी को बोल दीजिएगा। ये नीतीश जी ने कहा? नीतीश जी ने कहा। ये भी डिग्रेटिव बातें थी, हमको पसंद नहीं आता था कि ये बताइए हम सीनियर आदमी हैं, हमसे जूनियर हैं विजय चौधरी जी, अगर बात करना है तो 1 to 1 करेंगे, एक दूसरे से क्यों कराते हैं। लेकिन तो भी करते थे राजनीति। लालू प्रसाद जी ने कोई मध्यस्थता नहीं की? वो भी तो आपके पुराने साथी हैं। नहीं, मध्यस्थता क्या करेंगे वो मतलब तो हटाने की बात करते ही थे वो पहले हमको जी। वो शुरू में जो मुख्यमंत्री के पद में रहे थे तो उन्होंने ही 35 विधायक लेकर के गए थे राष्ट्रपति के यहाँ, राज्यपाल के यहाँ की जीतन मांझी को हटाइए, तो वो कुछ मध्यस्थता करेंगे। जब 2015 की बात है। जी। तो यहाँ आए नहीं, पर अभी जब आप गठबंधन में आए होंगे तो उनकी भी तो सहमति रही होगी ना राष्ट्रीय जनता दल वालों की? क्या हुई होगी हम नहीं जानते। हम तो टोटली थे नीतीश जी पर थे। नीतीश जी का कहना हुआ तो हमने माना और अपने बेटा को कहा कि तुम रिजाइन कर दो। हम लोग रिजाइन कर दिया, रिजाइन करके बाहर आए। तो फिर प्लेन में जब आपने कहा कि आप ही ने कहा था जाओ तो हम चले गए, तो क्या बोले नीतीश जी? हमने कहा कि हम तो प्यार से कहा था, हम कि प्यार ऐसा होता है, एक बार कहा है आपने, 2 बार कहा, और ये भी मान लीजिए 4 दिन के बाद क्यों कहा कि हमारा भाजपा का जासूसी करते थे, ये प्यार से बोले। नरेश भाई छोड़िए इस बात को, जहाँ रहिए वो ठीक रहिए, हम कि बस आपका स्वास्थ्य ठीक रहे ये भी हम चाहते हैं। यही कह करके फिर अपना सीट पर बैठ गए। नीतीश जी का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है क्या? अब गड़बड़ है ना है आप लोग ज़्यादा जानते हैं। हम कोई भी आदमी किसी के स्वास्थ्य की चिंता करता है नहीं, ना। मैं तो पूछ रहा हूँ। आज ही भी आप लोगों को कहते कि स्वस्थ रहिए, तो उसी अल्लाह से मैं भी आया तो मैंने सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में तो पूछा। वैसे उनको हम स्वस्थ रहने की बात किया। ऐसे हम उनके बारे में बोल चुके हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा तनाव में इसमें है वो, और तनाव के चलते ही कुछ बहुत तरह की कहानियाँ सुनते हैं उनके बारे में, जो कि हम विधानसभा में देखा। विधानसभा में महिला के बारे में, महिला का पाठ पढ़ा रहे थे, सोशियोलॉजी पढ़ा रहे थे, पढ़ाना चाहिए। महिलाओं विधानसभा में हमसे जो बात होने की वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे। 2 दिन के बाद उनकी बैठक हो रही थी, रत्नेश सदा को जिसको मिनिस्टर बनाया उसको कुछ कह रहे थे, तो वो अच्छी बात थी। कोई नॉर्मल माइंड के आदमी ऐसा बोल सकता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि माइंड उनका ठीक नहीं है, तनाव में है। मैं उसी दौर का आपका एक बयान देख रहा था, तो उसमें आपने ये भी कहा कि कोई इनको विषैला भोजन करवा रहा है। क्या तात्पर्य था इससे आपका? अब इसको रिपीट करने की क्या ज़रूरत है, कह तो दिया है। और राजनीति में तो बहुत कुछ होती है बात कि नज़दीक सगा है, वो रह करके अपनी बात कराना चाहता है तो कुछ ऐसा व्यवस्था कर सकता है कि उनके खाने में कुछ मिला दे जिससे उनका दिमाग डगमगा जाए। तो बहुत गंभीर इल्ज़ाम है प्रदेश के सिटिंग मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोगों पर। ये हम ही नहीं कहते, तो बहुत लोग कहा इसी को। तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द वो कौन से लोग हैं जो अपना रसूख बढ़ा रहे हैं? अब इतना हम लोगों को स्पष्ट कराइएगा तो क्या कहते हैं, मैंने एकदम हम लोगों को कुछ भी रहने दीजिए पर्दा में। ऐसे सब कोई जान रहा है जी, सब कोई जान रहा है कि कौन है, लेकिन हमारे मुँह से क्यों कहावतें हैं। हम तो मांझी जी जनता के हरकारे हैं, जनता के जानकारी में आए ये जरूरी है। आप भी जानते हैं, लेकिन हम इसी को नहीं कहेंगे। कोई तो हैं, 2 गुट स्पष्ट रूप में बट गया था उस समय में, आवाज़ भी है कि उधर संजय सिंह, अशोक चौधरी और
एक और आदमी कौन है भाई, 3 गो हैं उधर, विजय चौधरी, 3 गो उधर हैं, संजय सिंह और संजय झा, संजय झा, हाँ, और अशोक चौधरी और विजय चौधरी, और विजय चौधरी। आई इधर विजेंद्र यादव और ललन सिंह। ये चाहते थे कि लालू जी के साथ मिल जाए, वो चाहते थे कि एनडीए में मिल जाए। अच्छा, वो लोग एनडीए के लिए चाहते जी। हैं। तो अभी तो ललन सिंह को हटा दिए, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि वो लालू जी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। आपको लगता है फिर से एनडीए में जा सकते हैं? एक आपका बयान बड़ा चर्चित हो रहा है कि खरमास के बाद कुछ होगा। लालू जी उनको पलटू राम का संज्ञा दे दिए हैं, तो जो पलटूए राम हैं तो कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो फ्लाइट में कुछ चर्चा हुआ था कि लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ना है? नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। उतना ही जितनी बात हुई उतनी ही बात। किसके साथ लड़ेंगे आप लोकसभा चुनाव? हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ लड़ेंगे। सीटों को लेके बात तय हो गई है? बातचीत खरमास के बाद शुरू होगी, अभी बात नहीं हुई है। किससे करते हैं आप बात एनडीए में? सीधे अमित शाह से? एकदम अमित शाह जी से डायरेक्ट? हमको किसी ने बताया कि आप लोग 3 सीटें मांग रहे हैं, नालंदा, गया और जहानाबाद या औरंगाबाद, सॉरी। मांगने का भी तो आप लोग सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, लेकिन हम अनऑथराइज बात क्यों करें? लड़ेंगे आप गया से चुनाव? हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी। अगर गया टिकट देंगे तो। पर समर्थकों का मन तो होगा कि एक बार मांझी जी जरा संसद में भी दिखें, लोकसभा में है, दिखें। लेकिन हम बचपन से सिद्धांत पर चले हैं। बचपन में कहा ना कि उतनी सब दुश्वारियाँ होते हुए भी कहा था कि बनाओ समूह नहीं तो रहो कुमारी। तो खैर कुमारी रहने का मौका नहीं मिला, 44 वर्ष विधानसभा देखने का मौका मिला, 8 टर्म विधायक रहे। तो उसी प्रकार से हम मन में सोच लिया था कि 75 वर्ष की उम्र तक ही आदमी को चुनाव की राजनीति करनी चाहिए। 75 वर्ष के बाद उसका मानसिक और दैहिक स्थिति ठीक नहीं होती है। हाँ, राज्यसभा है, विधान परिषद है, इस सब में जाए। तो हम 2020 की चुनाव नहीं लड़ रहे थे। हम नीतीश कुमार जी ने हमको बहुत प्रेशर दिया। शायद उनको लगा होगा कि उदयनारायण चौधरी को हराना है, उदयनारायण चौधरी को यही हरा सकते हैं, इसलिए हमको बहुत प्रेस किए कि आप लड़िए नहीं। कौन ऐसी बात है कि 75 वर्ष, यहाँ 95 वर्ष तक लड़ा है। ये नीतीश जी बोले? जी बोले, हाँ। हम कहा कि नहीं, कोई बोल दिया उससे का मतलब हम गरीब हैं, हम गरीब पर सब कोई कटाक्ष करेगा, अमीर पर नहीं करता है। हम बहुत बोल चुके हैं कि 75 वर्ष से ज़्यादा चुनाव की राजनीति नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ देखा सुना, बात हुई, तो अंत में कहा चलिए एक बार, लेकिन आप मेरा ये को भ्रष्ट कर रहे हैं, हमारे नीति को आप तोड़ रहे हैं। हो सकता है कोई साजिश हो आपकी। तो बड़ा हंसने लगे, क्या साजिश है? हम यही कि कहने लायक नहीं हमने है कि 75 वर्ष तक रहना चाहिए। तो हम चुनाव लड़ गए। तो 76 वर्ष की उम्र में उस समय थे, और अब 80 वर्ष हमारा उम्र चल रहा है। तो अब तो चुनाव किसी जी, मुझे भी ध्यान में आपसे पहली बार तभी मिला था। हाँ। उस चुनाव के दौरान ही, जब आप प्रचार में थे। मिले होंगे। अच्छा, ये बताइए, राजनीति की बात हो रही है, आप तो कांग्रेस में थे, है ना? बिंदेश्वरी दुबे वाली सरकार में भी मंत्री रहे, सिन्हा साहब की भी सरकार में। फिर जनता दल में जाना कैसे हुआ? आप चुनाव हार भी गए थे 1990 में मेरे ख्याल से, फतेहपुर से। हाँ, देखिए 1991 में 90 में फतेहपुर से चुनाव हार गए थे 182 वोट से। और थैंक्स टू कांग्रेस की उस समय 1991 में हमको गया पार्लियामेंट का टिकट भी दिया। हम कौन सी सीट से? गया पार्लियामेंट, गया से, हाँ, जी। गया से लड़े हुए। और उसी समय शायद ईश्वर चौधरी भी कैंडिडेट थे भाजपा का, और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो काउंटरमांड हो गया था, तो फिर भी हमको दिया गया था। तो हम चुनाव लड़े। उस समय राजेश कुमार चुनाव जीते थे, हम हार गए थे। फिर 1995 में हम चुनाव लड़े यहाँ फतेहपुर से, विधानसभा का चुनाव हार गए। कांग्रेस से ही लड़े थे या जनता दल? कांग्रेस से ही लड़े थे, और 1995 में ही हो गया। तो तब तक मांझी जी आप लोगों को उम्मीद थी कि बिहार में कांग्रेस फिर वापसी कर सकती है? क्योंकि लालू जी को बतौर मुख्यमंत्री 5 साल हो गए थे, भाजपा का भी ग्राफ बढ़ रहा था। हाँ, था। हम लोगों को ऐसा लगता था कि कांग्रेस का नेतृत्व है, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, हम लोग सेंटिमेंटली कांग्रेस से जुटे हुए थे। और किसके करीबी थे आप? आज भी बहुत लोगों को हम कहते हैं कि साहब हम लोग तो
कांग्रेस के स्कूल से पैदा होके आए हैं। तो ये तब नहीं कहना चाहिए, राजनीतिक भाषा नहीं है, लेकिन हम कहते हैं। तो आपकी यही साफगोई तो है जो, हाँ, जो यही मूर्खता है, राजनीति में इसको मूर्खता कहा जाता है। तो कैसे हुआ सो हम कहानी कहते हैं जी। 1995 में भी जब हार गए हम, इस बार मार्जिन कैसा था जी, बढ़ गया था मार्जिन? हाँ, मार्जिन हम उसमें हार गए थे, लगता है 5000 वोट से हारे थे, क्योंकि 90 में तो बहुत क्लोज था। हाँ, और दोनों बार वही राम नरेश पासवान थे। तो रंजीत सिंह एमपी थे, उसमें एमपी नहीं थे, वो भी हारे हुए थे जी। उन्होंने हमको कहा कि जीतन से अब क्या करते हो कांग्रेस में, देखो तुम जीतने लायक कैंडिडेट था, तुमको टिकट नहीं दिया, दे दिया रामस्वरूप को, रामस्वरूप चुनाव हार गया, जमानत जब्त हो गई। किस चीज का चुनाव? लोकसभा? वही लोकसभा 96 वाली। हाँ। तो अब क्या करोगे यहाँ? तो हमको भी लगा कि ठीक है कर रहे हैं, चलिए। तो कहाँ क्या कीजिएगा? तो चलो लालू जी के यहाँ। तो ही लालू जी के यहाँ आए। रंजीत जी आपको लालू जी के पास लाए। हाँ। पर लालू जी आपको जानते तो पहले से रहे होंगे, वो भी विधायक थे, आप भी विधायक थे। बहुत बार जानते थे, और मंत्री भी थे, मंत्री के समय में भी हमको जानते थे, हमसे काम भी लिया था। अच्छा, काम करवाने आते थे आपके पास विपक्ष के नेता के तौर पे? जी। लालू जी आते थे या गजेंद्र, हिमांशु जी या अनूप लाल जी भी आते थे? नहीं नहीं, लालू जी भी आए थे। हम उस समय थे संभवतः हाँ, स्टेट मिनिस्टर थे जी। और विनेश दुबे जी की सरकार थी जी। और सीतामढ़ी जिला के इंचार्ज मिनिस्टर थे हम जी। और सीतामढ़ी इंचार्ज वहाँ पर जो सिविल सर्जन है, सिविल सर्जन के पद पर इनके अनुशंसा से, लालू जी के अनुशंसा से कोई आदमी था सिविल सर्जन। जी। और हम इंचार्ज मिनिस्टर के नाते और वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर नेता विरोधी दल के नाते, और वहीं से सुरसन से जीते थे भी वो, तो वो भी वहाँ थे। तो उनके दिखिसी कहिए या मन में ये भी रहे कि इतना बड़ा नेता है, सब जगह घूमते हैं, तो हमको भी घूमना चाहिए। तो हम जब कभी होता था तो स्कूल में, स्वास्थ्य केंद्र में और सब चीज़ में जा कर के घुस जाते थे, पता लगा लेते कहाँ है। तो हमारी गाड़ी जैसी वहाँ इंटर करती थी, स्कूल में मास्टर ठीक समय पर आ रहा हो, हॉस्पिटल ठीक समय से हो रहा, तो किंवदंती हो गई थी, वो लगा मंझिया आवे थे का हो, मंझिया, ये कोई नहीं कि मंत्री सम्मान सूचक शब्द नहीं नहीं, मंझिया आवे थे का। और खौफ भी था कि इंस्पेक्शन होगा। खौफ भी था। इसी सिलसिले में एक जगह हम गए हुए थे, वहाँ देखा कि हेल्थ सेंटर था, कभी नहीं खुला, और वहाँ पर देखा कि ये नेम और क्या क्या है सब हाजिरी बनाते गए, दवा भी थी तो बहुत आउटडेटेड थी, उस सब को कलेक्ट करके ले करके सर्किट हाउस में आए और सिविल सर्जन को बुलाए। हम कहा ये तो एक नमूना है, ऐसा अनेकों नमूना है सिविल सर्जन साहब, क्या किया जाए आपको? तो कपने लगा, डरने लगा, ये सब कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, हम गलती सुधार देंगे। कहा ठीक है अब जाइए। चले गए, लेकिन हम बफ शीट में लिख करके दे दिया यहाँ चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी ने उनको वहाँ से सस्पेंड करने का ये दे दिया, चीफ मिनिस्टर से ही करवा के सस्पेंड हो गया। सस्पेंड हो गया तो ये आए पैरवी में लालू यादव। हाँ, बैठते थे हम यही जो हम घड़ी है उसके नीचे वाला क्वार्टर में नीचे आए, तो हम उठ के खड़ा हो गए, आइए आइए लोग आइए। और लोग कुछ बैठे हुए थे, सो भी खड़ा हो गए। कहने ना ना हम बैठेंगे नहीं, हम आए हैं कहने कि जीतन मांझी चोर है, जा रहे हैं विधानसभा में कहने। तो हम कहा कि तब हाथ जोड़ते हैं, आप चले जाइए, जाइए विधानसभा में कहिएगा चोर हैं कि भैया है, सो आप कितना महान है वो भी हम जानते हैं। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी आपको सेह बढ़ा दिए हैं, जितना गलत काम आप करते हैं वो हम लोग सब जानते हैं। क्या बिंदेश्वरी जी पसंद करते थे लालू प्रसाद जी? विरोधी की बात पर हम प्योर मानते थे। वो अन्य नेता लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक में भी ये चर्चा होती थी, तो लोग यही कहते थे कि आप अपना विधायक से ज़्यादा विरोधियों की बात मानते हैं। तो उसी पर हम बोले थे। तो इतना कहते करते कहेंगे जितना तुम बुरा मान ले ला हम कान पकड़ के उठ के बैठी करते हैं, ऐसे कर लिए लालू जी। हाँ लालू जी। हमको समझ में नहीं आया, हम कहा ये नाटक करने की क्या ज़रूरत है।
तो कुछ नहीं बोले, वो चले गए। बाद में हम 11 नंबर में रहते थे, यहाँ पर रात में आया सिविल सर्जन रोते हुए कि सर हमको तो लालू जी बर्बाद कर दिए। क्या हुआ लालू जी बर्बाद कर दिए? आप गलत काम किया है, आपको वहाँ देखते नहीं हैं। तो हमसे इतना पैसा उन्होंने लिया, हमारी वहाँ पोस्टिंग हो गई, और कहीं कि कोई तुमको बाल बांका नहीं करेगा। अब आप यहाँ गए भी थे तो आपसे लड़ाई करके चले आए, तो हमारी बात क्या हो गया, हमारा पैरवी कैसे होगी? हम कि हाँ, हमको तो बोले नहीं है। आप कहते हैं कि लालू जी आपकी पोस्टिंग कराए थे? तो हाँ, इतना पैसा लिए। पैसा लेकर के पोस्टिंग कराए थे? तो हाँ, और यही कह थे कोई नहीं कुछ करेगा, मुख्यमंत्री तक हमारा आदमी है। तो हम कहा कि हो सकता है मुख्यमंत्री उनकी बात माने, लेकिन गलत में तो हम तो बात नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री भी पूछेंगे तो हम अपनी बात को लिख देंगे, और मुख्यमंत्री को कहेंगे कि आप निर्णय ले लीजिए। बहुत रोया कि सर हमको बकस दीजिए। हम कहा कि नहीं, हम जो कह दिया वो कर दिया, अब सरकार जो होगा। बाद में वो सस्पेंडे रहा कई एक साल तक, तो उस साल ऐसे हमारे लालू जी हैं। तो जब आप रंजीत जी के साथ गए, लालू जी मुख्यमंत्री थे, हाँ, उनकी पार्टी में हाँ, शामिल तो हो हुआ गए। कि मिलने की बात हो गई, तो हुआ कि हाँ हम मिलेंगे। तो लालू जी पूछे शर्त? कहाँ मुलाकात हुई थी? उनका यही एक नंबर एक अने मार्ग में, मुख्यमंत्री आवास। जी सर, तो वो कहेंगे हमको रात्रि का टिकट दे दीजिएगा, या फिर छतरा से हम चुनाव लड़ेंगे, दोनों में एक कोई टिकट दीजिएगा। ये रंजीत जी ने कहा। और आपने? हम कहा कि हम कोई शर्त वर्त नहीं जानते हैं, हम वहाँ से कांग्रेस के आदमी रहे हैं, आज तक मेरे दिल में यही बात थी। लेकिन जब कांग्रेसियों की पूजा नहीं पूछ नहीं होती है, गलत ढंग से वो लोग काम करते हैं, तो अब समझ गए कि वो कांग्रेस नहीं है, इसलिए हम आपके साथ मिल गए। आपको जो मन में होगा सब कीजिए। किसी ने कांग्रेस में आपको रोका नहीं था? कांग्रेस के नेता? नहीं, किसी ने नहीं। दिल्ली में भी तो ऐसे नेता होंगे जो नहीं आपके थे, वहाँ से कोई संपर्क नहीं हुआ। रामाश्रय बाबू यहाँ पर नज़दीक में थे। कौन? रामाश्रय बाबू। रामाश्रय बाबू। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं कहा। तो खैर वहाँ गए तो शर्त नहीं था, उनका शर्त था, तो उनको तो कुछ नहीं मिला। हमको 1 महीना के अंदर गया जनता दल का अध्यक्ष बना दिया गया, जिलाध्यक्ष। खूब मान दिया लालू जी ने आपको। हाँ भाई, हम नहीं मांगे, यही तो आज तक करते हैं। आज भी कोई कहता है, जैसे आपने पूछा ना कि एनडीए के साथ कितना तय हुआ है, हमारी कोई तय नहीं हुआ, हमारी कोई बात नहीं हुई है। हम अनकंडीशनल कहीं भी जाते हैं तो, और बहुत दिल से काम करते। खैर वहाँ जिलाध्यक्ष हो गए आप? जिलाध्यक्ष हो गए। पर जो पार्टी पावर में हो उसके जिलाध्यक्ष की भी तो बड़ी पावर होती है। तो साल भर होते होते 1996 में फिर पार्लियामेंट की चुनाव हुआ। उस समय भगवती देवी बाराचट्टी से चुनाव एमएलए जीती थी, और वो गया से चुनाव 1998 में। 1998 में, हाँ, जो भी हो, तो हो गई, और वहाँ सीट खाली हो गया, बाराचट्टी विधानसभा। तो हाँ, तो ई पार्लियामेंट में चली गई, हम विधानसभा में 98 में चुनाव लड़े। तो लालू जी बुला के टिकट दिए या आप दावेदारी किए थे कि अब ये? दावेदारी का उसको मांगना ही नहीं पड़ा, सबको जानते थे कि वहाँ से वही एक कैंडिडेट फिट हो सकते हैं, इसलिए हमको टिकट दे दिया। तब तो आप लोगों की अच्छी प्रगाढ़ संबंध हो गए होंगे, वो मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष भी हो गए। इसमें कोई शक नहीं। वो दिए, चुनाव जीते, पाले वहाँ से भी 98 में। और जैसे चंद्रशेखर जी के साथ तो जरूर बताया, लालू जी के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा उस दौर में? देखिए, लालू जी के काम का जहाँ तक सवाल है, हम सेटिस्फाइड नहीं रहते थे। इसलिए सेटिस्फाइड नहीं रहते थे कि बेसिक काम जो होता है जनता की भलाई के लिए, जनता के उन्नयन के लिए, ये लोग नहीं सोचते हैं। ये उस समय क्या चरवाहा विद्यालय खोलने की बात किया था जी। हम कहते थे चरवाहा विद्यालय खोलने से काम नहीं होगा। हम आज जो कहते हैं वही बात उस समय कहते थे कि जब तक के सबकी शिक्षा एक समान नहीं होगी, राजा का बेटा या ये का बेटा, रंग का बेटा एक साथ नहीं पढ़ेगा, तब तक पढ़ाई की गुणवत्ता ठीक नहीं होगी। या फिर सरकारी नियम बना दे कि साहब सरकारी विद्यालय में ही सरकारी मुलाजिमों का बाल बच्चा पढ़े, तब ये सुधार हो सकता है। ये बात बड़ी ऐंठते थे, ये सब तुमको भांजने से कहा होगा, ये सब से कुछ होता है। इंदिरा आवास के बारे में इनसे कहते थे कि बताइए, एगो घर दिया जाता है, 14,000 रुपया दिया जाता है। तो अब तो भुइयाँ का, दुसाध का, पासी का जो दलित है, दलित समझते हैं। आज के इस ज़माना में एगो घर से काम चलेगा। उसका बेटा बेटी, उसका पुतोह बेटा, अब दमाद सब आएगा, कहाँ रहेगा?
तो कम से कम 3 को घर बनाइए, उसको 14,000 में कुछ नहीं होता है, कम से कम 1 लाख रुपया दीजिए। इस पर भी बड़ा विरोध होता था, लेकिन बहुत सी बात मानते भी थे। हमारा भाई इंस्पेक्टर पुलिस था, उसकी बदली हो गई, कोडरमा में था वो, तो उसकी बदली हो गई। तो हम गए तो नहीं कुछ हुआ, डीजीपी वगैरह नहीं माने। हम गए लालू जी के यहाँ कि मेरा भाई है और वो बदली हो गई है, तो अभी ज़्यादा हुआ भी समय नहीं है, उसको रुकवा दीजिए। तो उस समय अभी जो अन्नपूर्णा देवी है ना, उसका हस्बैंड थे उस समय मंत्री विधायक, और हमारे भाई से पैसा भी ले लिए थे, लेकिन रुकवाए नहीं। तो अंत में भाई हमारे घर पर जा कर के अनशन कर दिया। तो हमारी पत्नी यही संतोष की माँ थी उस समय, संतोष की माँ है, अभी दूसरी पत्नी है, वो मर गई बेचारी। तो वही कही कि बउआ एकदम आ करके अनशन कर दिलथुन है, से कहा तो कि अब ना जेब हम। अब करता था क्या कि बैल है तो बैल बेच देता था, भैंसा है हल चलता था तो उसको बेच देता था। क्या है घर में बूट वूट रखा हुआ तो एक बोरा ले लिया, जा कर के बेच दिया। तो जब जाते थे तो पत्नी बोलती कि ये घरे कुछ न रहे थे से इनका काहे न पति करो। हम पूछे काहे हो, कहा हुआ, तो हाँ कहाँ कोई बात मानता है, और तो क्या करें, हमको पोस्टिंग ही नहीं होगी तो हम कुछ करेंगे। और भले आज जाए नगरिया, कहाँ भेजा है, हम जाए वहाँ। अच्छा, तो यही आए थे यहाँ, तो आए थे तो हमको याद है वर्डिंग, टेलीफोन उठाया, बोले डीजीपी को, हे डीजीपी साहब, अरे वो गोविंदवा है, इंस्पेक्टर है कोडरमा में, अरे उसका भाई है जीतन माझी हमारा नज़दीक बैठा हुआ है, ये मूर्ख है, कमाता उमाता नहीं है, और वही कुछ नोच चोट के इसको खिलाता पिलाता है, और उसको इन्होंने कर दीजिएगा तो हमारा विधायक का क्या होगा, रोकिए उसका ट्रांसफ़र। रोका, 4 बरस रहा वो कोडरमा में, ऐसे करके रुकवाए थे। मदद किया लालू जी आपका? हाँ, ये समय समय पर तो ये लालू जी का दौर था, फिर जब राबड़ी देवी जी का दौर आया तब कुछ बदलाव लगा आपको सरकार में? देखिए, काम में लालू जी के समय में ऐसा था कि पदाधिकारी इतना विशृंखल नहीं हुए थे, इतना उद्दंड नहीं हुए थे। लालू जी के डर से लोग डरते थे, नियंत्रण था उनका ब्यूरोक्रेसी पे। हाँ, काम होता था ब्यूरोक्रेसी में। अब आज तो ब्यूरोक्रेसी का कोई हिसाब ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी ही हावी है हम पर। अच्छा, हाँ। नीतीश जी का डर नहीं है उनको? नहीं, एकदम डर नहीं। उनकी बात कहीं मान ले तो मान ले, और नहीं तो उनकी भी बात भी हमको लगता है कि नहीं मानते हैं लोग। लेकिन उनके समय में था, हमको तो ये मालूम हुआ था, आप ही सुनते होंगे, हम कहानी सुना है, दैट वाज ट्रू और नॉट, आई कांट से, कि अफसर वो करते थे कि देखो ये पंखा में टांग देंगे, इस प्रकार का भर्सन लालू जी कहा करते थे। तो अफसर लोग डरता था, एमएलए जाता था, उसकी पूछ होती थी, काम होता था। अब आज एमएलए का मंत्री कहते हैं तो काम नहीं होता है। फिर आपने क्यों लालू जी का साथ छोड़ दिया 2005 में? छोड़ दिया नहीं, उन्होंने हमको टिकट नहीं दिया। वो भी टिकट न दिया, उसका कारण था कि उस समय एमएलसी का चुनाव हुआ। एमएलसी के चुनाव में सुभाष यादव, अखिलेश सिंह और 4-5 विधायक ऐसे थे जो एक कैंडिडेट को हम लोग हराना चाहते थे, और एगो मोहम्मदन थे, कुछ तो नाम उनका था, उनको वोट देना था। तय हुआ कि हम लोग उनको देंगे, पार्टी व्हिप के खिलाफ। तो हम तो अपना काम किया, अखिलेश सिंह अपना वोट को कैंसिल कर दिया, और बाकी सब लोग वोट दिया तो जीत गए। वो जावेद साहब या क्या नाम था उनका, एमएलसी, 1 वोट से वो जीत गए। ये बात मालूम हो गई लालू जी को कि जीतन मांझी हम लोगों का कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। तो 2005 में उन्होंने मेरा टिकट काट दिया। फरवरी में? हाँ, फरवरी में कहा कि नहीं देंगे। तो हम पूछा नहीं आपने? चुपचाप बैठे थे, हम कहे भी नहीं। हम गए थे एक बार करने, कुछ नहीं बोले, वो अनहर्ट एंड ये हुआ। तो हम भी थोड़ा स्वाभिमान तो था, डर नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलते हैं, क्या करें। चले आए घर पर। घर पर बैठे ही थे कि वो जो देखिए भूलते हैं अब। क्या नीतीश जी के यहाँ से किसी का फोन आया? ना, वही तो कर रहे हैं। ये जो
एक एमएलए थे, याद भूल रहे हैं अभी जी। वो आए हमारे पास, मानी जी से नीतीश जी आपसे बात करना चाहते हैं। हमसे क्यों बात करना चाहते हैं? तो वो चाहते हैं कि उनके तरफ आप चले आइए, टिकट आपको देंगे लड़ने के लिए। तो हमको भी लगा कि जब ये टिकट काटिए दिए हैं और वो टिकट देने के लिए तैयार हैं, तो हम बात किया। उसमें रहते थे इधर कहाँ थे वो अपार्टमेंट में जी। हाँ, वहाँ गए। कहें जीतन जी से आप मेरे पार्टी में चले आइए, आपको पूरा सम्मान रहेगा, आप पढ़े लिखे हैं। मैंने पूरा वर्णन किए, आप ही मत समझिएगा कि ऐसे है वैसे है। तो हम कहा कि हम सम्माने के लिए तो सब जगह हुए हैं, इतना दिन उनके पास रहे, मंत्री रहे, क्या किए हैं सब आप लोग जानते हैं। तो सो हम जानते हैं, आप लड़िए। वही चुनाव उन्होंने चुनाव लड़े हम 12 चट्टी से और चुनाव जीत गए थे। तो वही छोड़े, जनता दल छोड़े वैसे, फिर इनके साथ चले आए जनता दल यूनाइटेड में और उनके साथ रहे। थोड़ा सा कहानी को समय की जो भी कमी है फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। हम लोगों ने ये कहानी सुनी है कि आप कहीं गया में किसी शादी में जा रहे थे। ये मई की बात है, 18 या 19 मई 2014 की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे और फिर नीतीश जी का आपके पास फ़ोन आया कि आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। क्या हुआ था? नहीं, वो नहीं था, हम यहीं थे। लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक हुई थी, हम भी शामिल थे, चर्चाएं हुई। सब लोगों ने कहा कि नीतीश जी ने कहा कि हम त्याग करेंगे, चुनाव हार गए हैं हम लोग, 2 सीटें जीते थे लोकसभा की 40 हार गए हैं, इसलिए अब हम मुख्यमंत्री बने रहना मेरे लिए उचित नहीं है। करीब करीब सभी विधायकों ने कहा नहीं सर गलत है, बहुत जगह लोग हारते हैं तो क्या होता है। हम भी कहा, आगे ही पंक्ति में हम बैठाए थे, सामने सामने बात हमके साथ। चुनाव हारते हैं तो उससे क्या होता है, वोट आपको मिला है, नंबर कम आया है, इससे क्या मतलब है, आप मत कीजिए। लेकिन ना ठीक है वो तो है, लेकिन हम जो सोचते हैं वही करते हैं, नैतिकता का तगाजा है, इसी पर हम कुछ सोचते हैं जी। बस यही कहानी है। इसी समय बात हुई 4 बजे 3 बजे आज, और कल सवेरे कुछ देखा सुना बातचीत हुई करके हम अपना अटैची संभाल करके हम जा रहे थे मोहनपुर वो कमलेश सिंह नाम करके हैं हम लोग का कार्यकर्ता, उनकी बहन की शादी थी उसी में। तो शायद हम इसमें नहीं थे, कहीं भी थे, इसी में मंत्री आवास में ही होंगे किसी। जी। इसी आवास में। तो जा रहे थे तो टेलीफोन आया मुख्यमंत्री जी का, कहीं मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं। करीब लगभग 2:30 बज रहा होगा वो। तो हम गए, प्रणाम पाती के बाद जाते ही उन्होंने कहा मांझी जी आज से ही घर आपका। एक अन्य मारा। वो ये क्या बोल रहे हैं सर, आश्चर्य से। और कौन कौन बैठा था वहाँ? कोई नहीं, ही वाज अलोन। कोई चीफ सेक्रेटरी या कोई अधिकारी नेता? कोई कुछ नहीं, अकेले। आज से ही घर आपका। हम ये क्या कर रहे हैं सर? अरे अच्छा ठहरिए ना। वही गाड़ी मंगवाए, अपने बैठे, हमको बैठे, गवर्नर हाउस चले गए। तब गवर्नर कौन था? गवर्नर उसमें थे त्रिपाठी जी, केसीनाथ त्रिपाठी। वहाँ गए, उन्होंने कहा कि ये मेरा इस्तीफ़ा है, हम रिजाइन कर रहे हैं और सरकार बनाने का दावा कल पेश किया जाएगा। जी। तो वहाँ से चले आए। आने के बाद कहीं की कल की बात होगी, तो कल का रात ही में बात होगी कि दावा पेश कीजिए। हम कहा ये सब क्या हो रहा है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है सब चीज़। तो मैं कहता हूँ ना कि हम आपको मुख्यमंत्री नामित किया, हमको ऑथराइज किया बीएसएल पार्टी, तो हम अपना अथॉरिटी आपको दिया। खैर जो भी हो, लिखा पढ़ी हुई, दावा पाती हुई, दस्तखत किया, गए, हो गया कि शपथ ग्रहण फलना समय में होगा और 8 दिन के अंदर आपको ये कर देना होगा, कैबिनेट का गठन। हाँ।
वही गए, हुआ। नेक्स्ट डे फिर वोट हुआ। 20 तारीख को आपने 20 मई को हाँ, शपथ ली। 20 मई को, हाँ, वोट लिया। उसके बाद फिर बहुत अविश्वसनीय लग रहा था आपको, एकदम से कैबिनेट मंत्री से सीधे मुख्यमंत्री बन गए? कभी नहीं, सोचा कुछ- था आपने कुछ कि नहीं मुख्यमंत्री सोचा। बने? नहीं, कभी नहीं, जीवन में नहीं सोचा था। जी। और जब मिला तो इस तरह से होता है कि होगा तो काम करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ये नहीं कि कोई बुरी अलग चीज़ मिल गया, कोई बात हो गई, इसको नहीं। ये था कि हाँ हाँ आ गया तो इसको हम फेस करेंगे। लेकिन हमको थोड़ा सा सेटबैक हुआ कि जब ओथ ले लिया, मिलने जुलने की बात हो गई, मिलने जुले। शाम को एक लिस्ट हमारे पास पहुंचा, एक चपरासी लेके गया। क्या भाई, तो यही सब मंत्री बनेंगे, उसे दस्तखत कर दीजिए आप। वहाँ पर थोड़ा सा लगा कि क्या है भाई, हम मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं तो हमसे पूछना चाहिए। खैर दस्तखत कर दिया, चले गए, हो गया। मंत्री का नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया। नेक्स्ट डे विभाग का मामला आया, फिर उसी तरह से आया, सब मंत्री के सामने विभाग। वहाँ पर थोड़ा सा और स्टंट हुए हम। तो जब हो रहा है भाई, तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा। बिल्कुल चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, चर्चा भी नहीं, कम से कम पूछना भी चाहिए। ये मुख्यमंत्री हमको बनाए हैं तो हमारा तो प्रोग्रेटिव कुछ है ना। खैर वो भी कर दिया। 7 दिन के बाद कुछ पदाधिकारियों की पोस्टिंग की बात आ गई, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात आ गई। तो तब तक 8 दिन के अंदर बहुत से लोग आप ये अच्छा अफसर है, ये खराब अफसर है, ये है वो है, कुछ मिलने लगा। तो उसी में उन्होंने अफसरों का कुछ बात किया, वो चीज़ को हम हेल्ड अप कर दिया। हम कहा कि मुख्यमंत्री जी हम आते हैं, मिलना चाहते हैं उनसे। तो समय दिए हमको। कौन नीतीश जी समय लिए? हाँ, वो रहते थे यहाँ 1 नंबर में, ये स्टैंड रोड में। तो ललन सिंह वो और 2-3 आदमी थे, आए बैठे। तो उसी सत्कार वगैरह सब जो होता है वो सब हुआ है। हम कहा कि सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि मंत्री तो सर बना दिए, आप ही का करना था, विभाग भी आप दे दिए, करना था। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात है, हर बात में सर आप ही कहिएगा, तो आखिर हम भी तो कुछ बनाए हैं, तो हमारा इज्जत भी तो रखना चाहिए आपको। ये 8वें दिन की बात है शपथ जी के। जी जी, उनकी बात सबके सामने। तो ना अच्छा है, देखा जाएगा, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद काम धाम की बात होने लगी। वो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला था, उसमें एक आदमी का ट्रांसफ़र हम अपना मन से कर दिया और बाकी उनके मन से ही किया। थोड़ा सा हम देखा टीच करके क्या करते हैं, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, चलते लगा। फिर 4-5 बजे के बाद और हुआ, कुछ कलेक्टर फलना चिलना, तो उसमें हम आधा अपना मन से किया। यहीं पर उनको खटका लगने लगा। उनको लोग कहने लगे कि कहते थे कि हमारा जो करेंगे करेगा। और उस समय पेपरों में आने लगी बात कि जीतन मांझी रिमोट से चल रहा है, जीतन मांझी रबर स्टैंप है। तो थोड़ा सा ईगो हमारा टच किया, और टच किया तो हमको लगा कि साहब अब ऐसे नहीं चलेगा, हम डिसीजन लेने की बात है। इसी बीच में एक संचिका आई मेरे पास। वो संचिका थी कि करीब 7-8 संचिका थी। तो 2 संचिका ऐसी थी जिसमें ईडी का नहीं, क्या कहते हैं उसको, सीबीआई। हाँ, एक जांच करते हैं, रेड करता है, विजिलेंस। हाँ विजिलेंस, हाँ ईडी वाला। उसका 10,000 घूस लिए हैं ये। तो उसका देखा कि उसको डिसमिसल हो गया। तो हमको लगा कि देखने लगे कौन है क्या है, तब नाम से लगा कि ज़रूर सिरुल काशी होगा। तो फाइल को रखा। दूसरा फाइल आई तो उसमें देखा कि 3 इंक्रीमेंट बंद कर करके इसको सेवा में लाया जाए। फिर दिमाग में आया ये कौन है, कि जरूरी कोई बैकवर्ड चाहे फॉरवर्ड होगा, उसको भी रखे। तीसरा फाइल फिर आई तो सिरुल कास्ट डिसमिसल। चौथा आई तो फिर उसी तरह से 5 फाइल आते आते दिमाग एकदम ये हो गया। अंजनी सी थे चीफ सेक्रेटरी, उनको बुलाया। विकास आयुक्त थे, ये होम सेक्रेटरी थे ये सुहानी जी, उनको बुलाया। डीजीपी को बुलाया, 3 और 4 ऐसा को बुलाया पदाधिकारी को।
हम कहा कि एक, आप भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोग तो IAS कंप्लीट करके आए हैं, इतना बड़ा बढ़िया, क्या एक जुर्म के लिए 4 सज़ा हो सकती है? तो नहीं किसे होगा। हम की सज़ा तो है, आपने एक ही 10,000 रुपया घूस लिया है A और 10,000 रुपया घूस लिया है B, तो A को डिसमिजल हो रहा है और B को हो रहा है 3 इंक्रीमेंट करके छोड़ दिया जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? इतना कह करके हम फाइल फेंक दिया उन पर। वो कहा कि इस तरह की बात जीतन मांझी के यहाँ नहीं चलेगी, इसको रिकास्ट करके सब लाइए। फिर फाइल आने लगी और उसमें करके हम समझते हैं 2-4 दर्जन सिविल कास्ट के लोग थे, सब बच्चे ये हुए। उस समय से सभी पदाधिकारी और लोग एकदम जो कहें वो सब कर रहा था। तब तो फिर निर्णय लेने लगे, काम करने लगे, चाहे बच्चियों का पढ़ाई शुल्क निःशुल्क दिया जाए, आज टेंडर में ठेकेदारी दिया जाए, किसानों को 5 एकड़ जमीन बिजली फ्री दिया जाए, ये सब धड़ाधड़ अपना करने लगे। 2-4-5 तब फिर नीतीश जी की तरफ से कोई संदेश नहीं आता था? कुछ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। अब करते गए तो अंत में फिर जब जिसे पट्टाक्षेप हुआ, उस समय शरद यादव जी बुलाए हमको फरवरी 2015 में, फरवरी नहीं बल्कि जनवरी के ही बुलाए। कहें कि नीतीश जी तुमको हटाना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? हमें कुछ तो नहीं कर रहे हैं, पहले वो कर रहे थे, वो हम नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नीतीश जी से बात मुलाकात बिल्कुल बंद हो गया था? हाँ, बंद हो गया था। वो ऐसे करते थे, तो कहीं थे ठीक है तो कर रहे थे, तो ठीक है वो कह रहा है रिजाइन करने के लिए, तुम रिजाइन मत करना। ये शरद जी ने कहा? शरद जी ने कहा ठीक है। हम कहा कि हम रिजाइन काहे करेंगे, रिजाइन करने के लिए वो कह रहे हैं, तो लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक होगी उस पर होगा, वो कैसे कहेंगे हमको। खैर अब आ गई फरवरी 2020, तो करीब 4 या 5 फरवरी का मामला होगा। हम 20 फरवरी से असेंबली आहूत कर दिया था, नोटिफाइड हो गया, 14 दिन पहले होना चाहिए, तो कर दिया था। और नियम है कि लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक सेशन के पहले होती है एक दिन, तो 19 फरवरी को हम लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक भी बुला लिया जी। अब इसी पर स्टैग्नेशन हुआ। अब ये शरद जी को किसी तरह से नीतीश जी 8 तारीख को कन्विंस कर लिए कि आप लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक बुलाइए, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं था। तो वो 13 तारीख को लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक बुला लिए। हमसे कहा गया क्या उस बैठक में आप भाग लीजिए। हम कहा कि भाई लेजिस्लेचर पार्टी की ऐसे कहाँ जहाँ कहें वहाँ नीतीश जी हम जाएंगे, लेकिन लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक को बुलाने का अधिकार तो शरद यादव को नहीं है। और वो भी अब हम नहीं बुलाते तो बुला सकते थे, लेकिन हम ऑलरेडी बुलाए हुए हैं, तो 19 तारीख को बुलेंगे, सब साथ मिलेंगे। और वही 19 तारीख को वो अपना बोला, 13 तारीख को बुला करके नेता चुनाव कर लिए। पर उसके पहले तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने दिल्ली भी चले गए थे। हाँ, नीतीश खेमे ने इल्ज़ाम भी यही लगाया कि आप भाजपा की शय पर ये सब कर रहे हैं। ना, ये सब बात कुछ नहीं हुई थी। हमें मिलने गए थे, कुछ मीटिंग थी, उस मीटिंग में हम लोग गए थे जिसमें बीजेपी पटनायक वगैरह सब लोग थे। तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के संपर्क में आप कब आए थे उस दौर में? उस दौर में हम समझते हैं कि नीतीश मिश्र के थ्रू संपर्क था या सीधे संपर्क था? हमको सीधे संपर्क था, सीधे संपर्क था। उस समय चुनाव हो रहा था, ये सब हुआ था, बात हुई थी। कोई आश्वासन मिला था कि आपको कि सरकार बच जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने आपके समर्थन का ऐलान किया था? हाँ, उस समय बात आई थी, जब हुआ 13 के बाद जब बातें होने लगी तो हम गए थे मिलने। तो नरेंद्र मोदी जी राजनाथ सिंह को बोले कि राजनाथ जी देखिए, बिहार यूनिट को बोल दिया जाए, मांझी जी के कैबिनेट को समर्थन दे, तो आप जाकर के मिल लीजिए राजनाथ बाबू से। हम गए थे राजनाथ बाबू से, मोदी जी ने कहा। हाँ, तो राजनाथ जी के यहाँ गए थे। राजनाथ जी सुशील मोदी से बात किए, तो पता नहीं क्या बोले ना किए, कहीं जाइए ना से समर्थन आपको मिलेगा। यहाँ आए, पूछा हम कि डिक्लेयर कीजिए समर्थन, क्योंकि 4-5 मिनट पहले कीजिएगा तब ना, नहीं तो हमारे आदमी भी भाग रहा है। तो समर्थन हुआ कब, जब 20 तारीख को होना था, तो 19 को हम रिजाइन किया। हाँ, 18 को इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम लेट कर दिया, यहाँ लेट कर दिया। तब तक कि हम अपने लोगों को कहा कि 10 शेड्यूल का चक्कर होगा, ये बहुत लोगों को खा जाएगा,
8 को खा गया, फिर 8 को खाएगा, सबका मेंबरशिप खत्म कर दल देगा। बदल विरोधी आप कानून लोग, लेते हैं। हाँ, आप लोग बर्बाद हो जाइएगा, आप लोग चले जाइए। आपने खुद ही कह दिया ये खुद बात। ही कहा, और उसके बाद फिर हम इस्तीफा दे दिया। अच्छा मांझी जी, एक बात बताइए, आप तब एनडीए में गए, लेकिन 2019 के चुनाव के पहले आप हट गए एनडीए से, अभी आप फिर एनडीए में हैं, क्या वजह रही थी और अभी संबंध कैसे हैं? देखिए, हम नहीं हटे थे, जो भी हुआ हम नीतीश कुमार के साथ थे। हमने नीतीश कुमार के साथ, राजनीति में कसम नहीं होती है, लेकिन हम कसम खाया था जी। और इसलिए कि हम भी और हमारे परिवार के लोग भी आज भी इस बात को मानते हैं कि एक्स चीफ मिनिस्टर के रूप में जो भी सुविधा है आज हमको मिल रहा है, चाहे जिस रूप में बनाया हो नीतीश कुमार ने बनाया, इस चीज़ को हम लोग मान के चलते थे। जी। इसलिए हमने कसम खाया था। मीटिंग में भी यहाँ एनडीए की बैठक में मैं कहा था, नीतीश जी हम आपके साथ रहें, मैं माँ का कसम खाता हूँ, और हम जो बोलते हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग ईमानदार होते हैं, बात करते हैं, कभी फ्लक्चुएशन नहीं होगा। फिर 2018 में क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने इधर, ये तो 2018 में उन्होंने छोड़े, हम तो जो वो छोड़े एनडीए के साथ चले आए यहाँ महागठबंधन में। पर 2019 तो आप महागठबंधन के साथ लड़े थे ना। हाँ। आप एनडीए में कहाँ थे? इनके साथ न लड़े थे, नीतीश जी के साथ नहीं लड़े थे। नहीं, 2019 में। हाँ, इनके साथ लड़े थे, आरजेडी के साथ लड़े थे आरजेडी ना? के साथ लड़े थे। हाँ हाँ, तो आप तो तब छोड़ दिए थे बीजेपी और नीतीश जी को, वो तो साथ आ गए थे जबकि। हाँ, उस समय ऐसी परिस्थिति क्या आ हुआ गई थी, अब उसका उतना पूरा याद नहीं है। नीतीश से लालू जी ने ही कुछ बात कही थी कि अरे भाई तुम्हारी बात जितनी भी हो, जो तुम करते हो। अच्छा, तो फिर आपके लालू जी से पुराने संबंध बहाल पढ़ाई हो गए। लिखाई का मामला है, ये सब है, सब हम पूरा करेंगे, ये नीतीश नहीं 3 सीट लड़े थे आप। हाँ, वही 3 सीट मांग रहे हैं अभी एनडीए में? नहीं मांगे नहीं है। तो अमित शाह ने क्या कहा आपसे? बातें हुई है, वो बात हम सार्वजनिक नहीं कहेंगे। समर्थक ये पूछ रहे हैं कि वो क्या अब ये मान के चलें, जो हम पार्टी के समर्थक हैं, कि मांझी जी अब एनडीए के साथ ही रहेंगे या वापस से महागठबंधन में या इंडिया ब्लॉक में जा सकते हैं? सवाल है कि हम पलटू राम नहीं हैं, एक डिसीजन ले लिया वो ले लिया। हम हर हालत में नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ, चाहे वो जितनी भी शाह सीटें जी दें। के साथ है, जितना भी सीटें दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है क्योंकि मेरा लोभ बहुत है। मांझी जी जितना खुल के बात कर रहे थे, जिस तरह से अपने अनुभव बता रहे थे, तो हम लोगों के लिए, जो भी हम और आप राजनीति के विद्यार्थी हैं, ये हम लोगों के लिए एक पाठशाला जैसा था कि एक नेता जितने इतने दशकों का सार्वजनिक जीवन जिया है, बहुत खुलकर बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि कभी फिर आपका वक्त मिलेगा और भी विस्तार से बात होगी। जरूर। जमघट में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ललन टॉप।